फंक्शंस के बारे में। अब अभी तक हमने एसिंक्रोनस फंक्शंस को देख लिया कि किस तरीके से लिखते हैं, पर एसिंक फंक्शंस एसिंक्रोनस तरीके से काम करने का, कोड करने का एक और ज्यादा क्लीनर तरीका है। मतलब और थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं अपने कोड को जब हम एसिंक फंक्शंस को लिखकर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे एसिंक फंक्शन को समझने के लिए हम दो कीवर्ड्स को समझेंगे, एक हमारा एसिंक कीवर्ड है, एक हमारा अवेट कीवर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं अपने एसिंक कीवर्ड के बारे में। एसिंक कीवर्ड से हम अपने एसिंक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। हमने जो भी नॉर्मल फंक्शन बनाया है उसके सामने अगर हम एसिंक कीवर्ड को लिख देते हैं तो वो फंक्शन हमारा एसिंक फंक्शन बन जाता है। और जितने भी एसिंक फंक्शंस होते हैं ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट एक प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं। चाहे हम प्रॉमिस को रिटर्न करने का स्टेटमेंट लिखें चाहे ना लिखें, पर ये सारे एसिंक फंक्शंस एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। और फिर जो भी प्रॉमिस इस फंक्शन से रिटर्न होता है उसके ऊपर हम अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारा देन मेथड, जैसे हमारा कैच मेथड। तो एक बार क्या करेंगे, हम एसिंक फंक्शंस को बनाकर देखते हैं। हमारा जितना भी हमने कोड लिखा था उसमें से हम सेव डीबी वाला जितना भी पार्ट है उसे थोड़ा सा हटाने वाले हैं। ये पुराने वाला जो एग्जीक्यूशन था चेंज कलर का, इसको भी हटा देते हैं हम। ये हमारा सिर्फ चेंज कलर वाला पार्ट है, बट अभी के लिए इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। और क्या करेंगे, हम एक एसिंक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, इसका नाम है ग्रीट। और ग्रीट के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन से हेलो। एंड अब इस फंक्शन को एसिंक बनाने के लिए हम सिंपली इसके सामने लिख सकते हैं एसिंक कीवर्ड। अब हम इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब जब हम अपने इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज, जब कंसोल के अंदर हम अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ग्रीट फंक्शन इवन दो इसमें हमने कोई रिटर्न प्रॉमिस की स्टेटमेंट नहीं लिखी, फिर भी हम एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस की स्टेट है फुलफिल्ड और प्रॉमिस के अंदर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हेलो। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग हमने रिटर्न की वहां से उससे एक रिजल्ट बन रहा है और वो हमारे प्रॉमिस के अंदर स्टोर हो रहा है। जो हमारे एसिंक फंक्शंस होते हैं अगर वो नॉर्मली पूरा एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फाइनली कुछ वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, लेट्स सपोज इन्होंने कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं की, इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं हो रहा, अब इसे रिफ्रेश करके जब हम दोबारा कॉल लगाएंगे तो भी हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होगा। मतलब अगर ये फंक्शन चाहे तो कुछ भी ना रिटर्न करे तब भी प्रॉमिस रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने हमने एसिंक कीवर्ड यूज किया है और इस बार ये जो प्रॉमिस रिटर्न हुआ है इसके सामने आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं हुआ। तो जब भी जो फंक्शन है नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस केस में जो वो प्रॉमिस रिटर्न करता है उसकी स्टेट आती है फुलफिल्ड। और अगर इसने कोई वैल्यू रिटर्न की है तो वो रिटर्न वैल्यू इस फंक्शन के अंदर आकर, इस प्रॉमिस के अंदर आकर स्टोर हो जाती है। पर अगर फंक्शन के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, फंक्शन के अंदर कुछ भी हम ऐसा कर देते हैं जिससे कोई एरर आ गया, अगर फंक्शन ने एरर थ्रो कर दिया तो उस केस में प्रॉमिस तो रिटर्न हो गई, पर उसकी जो स्टेट आएगी दैट स्टेट विल बी रिजेक्टेड स्टेट। जैसे इस फंक्शन के अंदर हम हेलो तो रिटर्न कर रहे हैं, पर उससे पहले लेट्स सपोज हमने कर दिया abc.a, यहाँ कुछ लिख देते हैं abc.abc। अब यहाँ पर तो कोड नॉर्मल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये तो कोड नॉर्मल दिखाई दे रहा है, पर हमें पता है abc.abc का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि abc कुछ है ही नहीं और ये वाला abc मेथड भी कुछ नहीं है। तो हमें पता है ये वाली जो लाइन है ये एक एरर थ्रो करेगी। तो जब ये एरर थ्रो करेगी तो इस ग्रीट फंक्शन का जो प्रॉमिस होगा वो रिजेक्टेड स्टेट में आएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, इस बार ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो क्या हुआ, प्रॉमिस को हमने प्रिंट करवाया, प्रॉमिस के अंदर क्या आया, प्रॉमिस के अंदर रिजेक्टेड इसकी स्टेट है और एरर क्या आया, abc इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली इस फंक्शन ने एरर थ्रो किया, रेफरेंस एरर abc इज नॉट डिफाइंड, और वही सेम एरर हमारे इस प्रॉमिस के अंदर आए। हम चाहें तो एक और तरीके से एरर को थ्रो कर सकते हैं। हमारे पास एक थ्रो कीवर्ड होता है, थ्रो कीवर्ड का काम होता है एरर्स को थ्रो करना। तो हम थ्रो कीवर्ड से किसी भी एरर को थ्रो कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं सम रैंडम एरर, कोई भी रैंडम एरर इस कोड में थ्रो हो रहा है। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, इस बार ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉमिस आ गया, रिजल्ट में क्या है, सम रैंडम एरर, और क्या थ्रो हो गया, ये अनकॉट एरर आ गया ग्रीट वाले फंक्शन से, सम रैंडम एरर। तो इस तरीके से जब भी हमें कहीं रैंडम एरर थ्रो करना होता है या कोई एरर थ्रो करना होता है हम थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। और इस फंक्शन में क्योंकि थ्रो यूज हो रहा है तो फिर एक एरर आ गया तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्टेड स्टेट में आ गया। अब हम चाहें तो अपने प्रॉमिस के ऊपर अगर हम ग्रीट को कॉल लगाएंगे तो एक हमारा प्रॉमिस रिटर्न होगा। उस प्रॉमिस के ऊपर हम चाहें तो देन एंड कैच को यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डॉट देन, अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल स्टेट में हो गया तो हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस वाज सक्सेसफुल। इसे हम लिख सकते हैं प्रॉमिस वाज सक्सेसफुल या फुलफिल्ड या रिजॉल्व लिख सकते हैं। और नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ गया डॉट कैच के अंदर हमारा कोई भी एरर आ जाएगा कॉल बैक में, तो ये एरर आ गया और यहाँ हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड विद एरर, और एरर आ गया हमारा ERR। तो ये तो हो गया कैच वाला। देन वाले में लिख देंगे प्रॉमिस वाज रिजॉल्व, एंड उसके साथ साथ हम चाहें तो डेटा भी प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉमिस का रिजल्ट हमें पता है यही हेलो होगा, तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट वाज, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि एक एसिंक फंक्शन हमने क्रिएट किया है। अब इस बार हमें पता है प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो ये दो लाइनें प्रिंट होंगी। रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, प्रॉमिस वाज रिजॉल्व, रिजल्ट वाज हेलो। पर अगर हमने कोई एरर थ्रो कर दिया, लेट्स सपोज हमने सम रैंडम एरर या इसकी जगह कर देते वीक कनेक्शन का एरर थ्रो कर दिया, सेव रिफ्रेश, तो इस बार आया प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड विद एरर। क्या था एरर हमारा, वीक कनेक्शन। हम चाहे तो कोई और रैंडम एरर दे सकते हैं, 404 पेज नॉट फाउंड, ये एरर हमने देखा होगा। तो कई बार पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमारे पास वेबसाइट पे 404 आता है। रिफ्रेश करेंगे प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड विद एरर, क्या था एरर, 404 पेज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से एसिंक फंक्शंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन को बस एसिंक कीवर्ड से हम एसिंक बना सकते हैं। ये फंक्शन अब एसिंक्रोनसली काम करेगा, मतलब एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, उस प्रॉमिस के ऊपर हम अपने देन एंड अपने कैच मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहें तो अपने एरो फंक्शंस को भी एसिंक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये एक वेरिएबल बनाया लेट हेलो, इसको असाइन किया है हमने एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के सामने हमने एसिंक लिखकर उसे एसिंक बना दिया है। तो हम चाहें तो एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेट इसे कह देते हैं डेमो फंक्शन। डेमो इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना लेते हैं जिसका काम है कि सिर्फ ये रिटर्न करता है वैल्यू 5। इसको कर लेते हैं सेव, तो ये वैल्यू रिटर्न करता है 5, ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। इसके सामने अगर हमने एसिंक लिख दिया तो जब भी डेमो को कॉल लगाएंगे हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न होगा। रिफ्रेश किया, हमने डेमो को कॉल लगाया
तो हमारे पास एक प्रॉमिस आ गया, प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड और इसकी रिटर्न वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इस तरीके से हमने एसिंक को यूज कर लिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने अवेट कीवर्ड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अवेट कीवर्ड के बारे में। अवेट का मतलब क्या होता है? अवेट का मतलब बेसिकली इंतजार होता है। इसके अंदर हम वेट शब्द को देख पा रहे होंगे। वेट मतलब किसी चीज का वेट करना, इंतजार करना। तो अवेट कीवर्ड क्या करता है? अवेट कीवर्ड पॉजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स सराउंडिंग एसिंक फंक्शंस अंटिल द प्रॉमिस इज सेटल्ड, यानी या तो रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्टेड हो जाए। बेसिक मतलब ये है कि अवेट हमने जिस भी फंक्शन कॉल के सामने लिख दिया, तो अवेट क्या करेगा? अपने आसपास के सारे एसिंक फंक्शंस को पॉज कर देगा, उन्हें इंतजार करवाएगा। कब तक? जब तक हमारी जो करंट फंक्शन कॉल चल रही है उसमें प्रॉमिस सेटल नहीं हो जाता, मतलब उसमें प्रॉमिस फुलफिल हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, बेसिकली पेंडिंग ना रही प्रॉमिस। इसका हम एक बार थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इतने पार्ट को तो कर देते हैं हम कमेंट आउट, इसे भी कर देते हैं कमेंट आउट। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं गेट नंबर। गेट नंबर क्या करता है? गेट नंबर एक नंबर रिटर्न करता है विच इज इक्वल टू 5। अब हम क्या कर सकते हैं? एक और फंक्शन बना सकते हैं। इस फंक्शन को नाम दे देंगे डेमो। डेमो फंक्शन के अंदर हम इस गेट नंबर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। अब गेट नंबर के अंदर लेट्स सपोज रिटर्न नहीं करवा रहा है 5, तो प्रिंट करवा रहा है console.log, ये हमें कोई 5 वाला नंबर जो है प्रिंट करवा रहा है। अब इस डेमो फंक्शन को हम एसिंक बनाने वाले हैं, यानी ये हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले तो गेट नंबर को कॉल करेंगे। गेट नंबर को कॉल किया, अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो अपने गेट नंबर को थोड़ा सा एसिंक्रोनस बनाना है। हमें पता है अभी तक क्या होगा? डेमो को कॉल लगाएंगे, डेमो गेट नंबर को कॉल लगाएगा, गेट नंबर से हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे तो हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। और क्या करेगा? डेमो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके दे देगा। पर हमें डेमो के साथ साथ इस गेट नंबर को भी थोड़ा सा इसे एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। तो इसे एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं? गेट नंबर से एक प्रॉमिस रिटर्न करवा देते हैं। तो गेट नंबर हमें एक नया प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस के अंदर कॉल बैक है, या तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है या फिर वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है बेस्ड अपॉन द स्टेट। गेट नंबर हमें एक रैंडम नंबर रिटर्न करता है। लेट नंबर इज इक्वल टू मैथ 1 से लेकर 10 तक हम कोई भी रैंडम नंबर जो है उसे रिटर्न करवा सकते हैं। मैथ डॉट रैंडम रैंडम इंटू 10 और यहाँ पर कर देंगे +1। तो ये एक रैंडम नंबर आ गया और हमारे नए प्रॉमिस में ये रैंडम नंबर हमारे लिए रिटर्न होकर आ जाता है। तो ये हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो हमारे लिए एक रैंडम नंबर को रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस। तो अब हम गेट नंबर को कॉल लगा रहे हैं तो वो एक नई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इस गेट नंबर से यहाँ पर रिटर्न होकर आ जाएगी और हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा। अब इतने पार्ट को एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम यहाँ पर एक सेट टाइम आउट दे सकते हैं। लेट्स सपोज सेट टाइम आउट से हमने क्या कर दिया? सेट टाइम आउट से हमारे कॉल बैक के अंदर हमारा जो रैंडम नंबर है वो तो हमारे पास रिटर्न होकर आएगा, पर वो कितने टाइम बाद रिटर्न होकर आएगा? वो 1 सेकंड बाद रिटर्न होकर आएगा। तो अब ये और थोड़ा सा ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन बन गया। गेट नंबर क्या करता है? एक प्रॉमिस हमें रिटर्न करता है, जिसके बाद सेट टाइम आउट से ये हमें उस नंबर को रिटर्न करेगा। और जैसे ही नंबर रिटर्न हो जाएगा, या इनफैक्ट नंबर को प्रिंट ही करवा लेते हैं सीधा, जैसे ही हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे? अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे। तो नंबर प्रिंट हो गया तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। कब रिजॉल्व होगा? 1 सेकंड बाद रिजॉल्व होगा। अब हम कॉल करेंगे गेट नंबर से, रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे। डेमो ने क्या किया? 1 सेकंड बाद गेट नंबर से हमारे रैंडम नंबर को विच वाज 5 उसको प्रिंट करवा दिया। अब लेट्स सपोज हमें बहुत सारे रैंडम नंबर्स चाहिए, हमें 3 रैंडम नंबर्स चाहिए। सेव किया तो डेमो के अंदर 3 रैंडम नंबर वाले फंक्शंस को कॉल लगा देंगे। पहले इस फंक्शन को कॉल जाएगी, फिर इस फंक्शन को कॉल जाएगी, फिर इस फंक्शन को कॉल जाएगी। रिफ्रेश किया, डेमो को कॉल लगाई, एक ही साथ तीनों की तीनों कॉल्स एग्जीक्यूट हुई। पर हमें क्या चाहिए? हमें एक साथ तीनों कॉल्स एग्जीक्यूट नहीं करनी। हम चाहते हैं पहले हमारा फर्स्ट नंबर आए, फिर 1 सेकंड बाद हमारा सेकंड नंबर आए, फिर 1 सेकंड बाद हमारा थर्ड नंबर आए, यानी कुछ डिले के साथ चीजें आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने अवेट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अवेट कीवर्ड को सबसे पहला तो सिर्फ हम एसिंक फंक्शंस के अंदर ही यूज कर सकते हैं। जब हमारा फंक्शन एसिंक होगा तभी उसके अंदर अवेट को यूज किया जा सकता है। तो डेमो फंक्शन को एसिंक बनाने का सिंगल रीजन हमारे पास ये है कि क्योंकि इसके अंदर हम अपने अवेट कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। तो अवेट कीवर्ड को यूज करने से क्या होगा? ये जो गेट नंबर वाली कॉल है, जब तक इसका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक बाकी कॉल्स नहीं जाएंगी। बाकी कॉल्स किसकी कॉल्स हैं? बाकी कॉल्स भी हमारे एसिंक्रोनस फंक्शंस की कॉल है, क्योंकि ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। पर जब तक हमारी अवेट वाली कॉल कंप्लीट नहीं होती तब तक बाकी कॉल्स नहीं जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? अब ये वाली फंक्शन कॉल क्या करेगी? 1 सेकंड वेट करवाएगी। रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे, फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा, 1 सेकंड वेट करेंगे, फिर बाकी के दोनों नंबर्स प्रिंट होंगे। तो हम इसके सामने भी अब अवेट लगा सकते हैं। अब ये नंबर आएगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद ये आएगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद ये वाला नंबर आएगा। रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे, पहले फर्स्ट नंबर आएगा, फिर सेकंड नंबर आएगा, फिर हमारा थर्ड नंबर आएगा। तो इस तरीके से अगर हमें और भी रैंडम नंबर्स चाहिए, जैसे हमें 5 रैंडम नंबर चाहिए, रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे, तो हमारे पास हर 1 सेकंड बाद एक नया रैंडम नंबर आ रहा होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन कई बार हमें चाहिए होती है कि हम चाहते हैं एक कॉल कंप्लीट हो तभी हमारी दूसरी कॉल आए, हम चाहते हैं दूसरी कॉल कंप्लीट हो तभी हमारी तीसरी कॉल आए। तो इस तरीके की सिचुएशंस के लिए हम अवेट कीवर्ड को यूज करते हैं। अब इस अवेट कीवर्ड को हम यूज करने वाले हैं अपने कलर चेंज वाले फंक्शन के लिए। तो इसे तो कर देते हैं कमेंट आउट। अपने कलर चेंज वाले फंक्शन पर वापस आ जाते हैं। ये हमारा प्रॉपर कलर चेंज वाला फंक्शन था और इसके लिए हमने ये सारा कोड लिखा हुआ था। इतने पूरे के पूरे कोड को अब हम मिनिमाइज करने वाले विद द हेल्प ऑफ अवेट कीवर्ड। पहले तो इतना बड़ा सा कोड हमने लिखा था विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस, पर अब प्रॉमिस के साथ साथ इस प्रॉमिस के साथ साथ हम असिंक एंड अवेट यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कितने छोटे कोड में हमारा लॉजिक कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन को नाम हम दे देते हैं डेमो। डेमो के अंदर क्या होगा? डेमो के अंदर हम इस चेंज कलर को कॉल लगाएंगे। तो हम चाहते हैं पहले तो हमारा कलर रेड चेंज हो जाए, कितने डिले बाद? 1 सेकंड बाद। उसी तरीके से उसके बाद ऑरेंज हो जाए, तो यहाँ पर ऑरेंज कर लेते हैं, फिर हमारा कलर ग्रीन हो जाए तो ग्रीन कर लेते हैं, फिर हमारा कलर ब्लू हो जाए तो ब्लू कर लेते हैं। तो ऐसे तो अगर हम करेंगे तो एक साथ चारों कलर्स चेंज हो जाएंगे, लास्ट वाला जो कलर होगा मतलब ब्लू एग्जीक्यूट होगा। इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं,
रिफ्रेश करेंगे तो हमें पता है 1 सेकंड बाद इसको कॉल भी लगा लेते हैं। डेमो को जैसे ही कॉल लगाएंगे तो 1 सेकंड बाद कलर ब्लू हो जाएगा। तो सारे के सारे कलर चेंज हो गए, बट वो एक साथ हो गए। हम चाहते हैं जितने भी कलर चेंज हो रहे हैं ये सारे के सारे एक साथ ना हो, हमारा जो भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है ये सारा एक साथ ना हो। हम अवेट करें कि पहले ये वाली चीज़ हो जाए तभी हमारी नेक्स्ट वाली चीज़ हो, फिर ये वाली चीज़ हो जाए तभी हमारी नेक्स्ट वाली चीज़ हो, फिर ये वाली चीज़ हो जाए तभी हमारी नेक्स्ट वाली चीज़ हो। तो अगर हम वेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अवेट को यूज़ कर सकते हैं हर एक कॉल के सामने। रिफ्रेश करेंगे, इस बार डेमो को कॉल लगाएंगे, पहले कलर रेड पे चेंज हो रहा है, फिर ऑरेंज में हो रहा है, फिर ग्रीन में हो रहा है, फिर फाइनली हमारा कलर ब्लू में चेंज हो रहा है। तो जिस कोड के साथ, जिस बड़े से कोड के साथ हमने कॉल बैक हेल्प के साथ शुरुआत की थी, उसको हमने थोड़ा सा बेटर बनाया विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। यहाँ हमने प्रोमिसेस के मेथड्स को यूज किया और उसको हमने और बेटर बनाया विद द हेल्प ऑफ असिंक एंड अवेट कीवर्ड। तो इसीलिए जहाँ प्रोमिसेस यूज होते हैं वहाँ हम असिंक अवेट को भी यूज करते हैं इस तरीके की सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए। तो इस तरीके से एसिंक्रोनस कॉल्स को हम और ज्यादा क्लीन और ज्यादा बेटर और ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमने एक ऐसी सिचुएशन देखी जिस में हर बार हमारा प्रॉमिस क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कलर चेंज करने में कोई खास एरर तो आएगा ही नहीं, तो प्रॉमिस रिजेक्ट ही नहीं होंगे। पर कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बीच में कोई प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर कलर चेंज कराने के बाद, यहाँ भी अवेट लिख देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ कलर चेंज कराने के बाद हमें कुछ और काम भी करने थे। कंसोल डॉट लॉग हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना था, लेट ए इज इक्वल टू 5 एंड फिर हमें ए को प्रिंट करवाना था। फिर हमें दोबारा कुछ कंसोल डॉट लॉग करना था, न्यू नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम a+3 प्रिंट करवा रहे होते थे। तो इस तरीके का हमें कुछ काम करना होता था जब हमारे सारे के सारे कलर चेंजेस हो गए। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ डेमो को कॉल लगाएंगे, जैसे ही हमारे सारे के सारे कलर चेंजेस हो जाएंगे, रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, फिर हमारे काम हो जाएंगे। बट लेट्स सपोज इनमें से कोई बीच में हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, तो प्रॉमिस को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ एक रैंडम नंबर क्रिएट कर लेते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू math.floor, सेट टाइम आउट के अंदर math.random इंटू 5 तक कोई रैंडम नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमारी रैंडम नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो गई तो उस केस में प्रॉमिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। प्रॉमिस को रिजेक्ट करने के लिए हम रिजेक्ट को कॉल लगा सकते हैं विद द मैसेज प्रॉमिस रिजेक्टेड। इसको कर लेते हैं सेव। तो कभी भी कोई भी रैंडम नंबर के बेसिस पर हमारा कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है, तो इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम रिफ्रेश करके डेमो को कॉल लगाते हैं। अब डेमो को कॉल लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा कलर चेंज हो गया टू रेड, फिर हो गया ऑरेंज, फिर हो गया ग्रीन, फिर ब्लू हो गया। तो इस बार तो प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं हुआ। दोबारा कॉल लगा लेते हैं, दोबारा रेड पे चेंज हो गया, ऑरेंज पे चेंज हो गया, फिर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। ऑरेंज पे कलर चेंज होने के बाद प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया प्रॉमिस रिजेक्टेड। और प्रॉमिस जैसे ही रिजेक्ट हुआ एक इशू आया। क्या इशू आया? हमारे ये जो बाकी के काम थे जो प्रॉमिस के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं थे वो तो कंप्लीट हुए नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास कई बार ऐसे एरर्स आ जाते हैं जिनको हमें हैंडल करना पड़ता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे प्रॉमिसेस रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम उन रिजेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं विद अवेट। तो यहां पर इनमें से कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है। अब अभी तक प्रॉमिस रिजेक्शन की तो नहीं, पर हमने एरर हैंडलिंग की बात की थी। एरर हैंडलिंग में हमने अभी तक ट्राई एंड कैच ब्लॉक को पढ़ा हुआ है। ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या करते हैं? ट्राई के अंदर हम वो सारा काम लिख देते हैं जहां से कोई भी एरर थ्रो हो सकता है, और जैसे ही एरर आ जाता है वैसे ही कैच के अंदर उसको कैच कर लेते हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं। उससे क्या होता है, बाकी का कोड अफेक्टेड नहीं होता। तो ट्राई एंड कैच की फॉर्म में ही हम अपने प्रॉमिस रिजेक्शंस को हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करेंगे? हमारे पास जितना भी कोड होता है जिस पर हमें शक है कि इसका प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है या यहाँ से कोई भी एरर आ सकता है, उस पूरे के पूरे कोड को हम अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐड कर देंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर सारा हमने प्रोमिसेस वाला कोड ऐड कर दिया जो रिजेक्ट हो सकता है, और फिर उसके साथ हमें कैच ब्लॉक भी ऐड कर देंगे। कैच के अंदर हम अपने एरर को कैच कर लेंगे और हम चाहें तो उस एरर को प्रिंट करवा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग कर दिया हम हमने अपने एरर को, और यहाँ ये भी कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर कॉट। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब हम अपने सेम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, डेमो को कॉल लगाएंगे। तो इस बार कलर चेंज हो गया टू रेड। उसके बाद हमने एरर को कैच कर लिया। एरर क्या था? प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, पर बाकी का कोड फिर भी एग्जीक्यूट हुआ। दोबारा एक बार देख लेते हैं। डेमो को कॉल किया, रेड में कलर चेंज हुआ, ऑरेंज में चेंज हुआ। जैसे ही ऑरेंज में चेंज हुआ एरर आ गया और प्रॉमिस रिजेक्टेड का एरर हमारे पास आया, पर बाकी का कोड फिर भी एग्जीक्यूट हो गया। तो जब भी हमारे पास प्रॉमिसेस होते हैं कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक चांस होता है कि वो प्रॉमिस रिजेक्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉमिस रिजॉल्व ही हो। कई बार नेटवर्क कंडीशन होती है, कई बार कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हम अपनी प्रॉमिस वाली कॉल्स लगाते हैं, हम प्रॉमिस का वेट करते हैं, और जब भी हम अवेट को यूज करते हैं तो हम कोशिश करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपनी अवेट वाली स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और अच्छे से अवेट के अंदर अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो उन रिजेक्शंस को हैंडल करने के लिए हम अपना कोड लिख रहे होंगे। तो अभी तक हमने एसिंक्रोनस में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। प्रोमिसेस को पढ़ लिया, कॉल बैक हेल्प को पढ़ लिया है, स्टैक की हमने बात की थी। उसके साथ साथ अब हमने असिंक एंड अवेट को भी पढ़ लिया है, एंड इसके बाद भी हम काफी सारी चीजें और पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर। हाय एवरीवन, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एपीआईज के बारे में। सबसे पहले हम अपनी रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल को एक बार रिविजिट करते हैं। इस साइकिल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे जब हमने वेब डेवलपमेंट की शुरुआत की थी। इस साइकिल के अंदर हमने बात की थी कि जब भी हम किसी वेबसाइट के यूआरएल को सर्च करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस वेबसाइट के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे अगर हमने Amazon.in सर्च किया तो फिर हम Amazon के सर्वर्स को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और फिर Amazon के सर्वर्स हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे एंड फिर उस रिक्वेस्ट के हिसाब से एक रिस्पॉन्स भेजेंगे। रिस्पॉन्स में क्या होगा? रिस्पॉन्स यानी जवाब। जवाब में हमारा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होगा, जिसको ब्राउजर के अंदर हम प्रॉपर एक वेब पेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होती है हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, जिसमें हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और वहां से एक रिस्पॉन्स आता है। अब यहीं पर हम सिमिलर
सिमिलर सी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की बात करेंगे और उसे खुद भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। तो यहाँ हम सर्वर नहीं, हम एपीआईज को रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर एपीआईज हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजेंगी। और ये जो रिस्पॉन्स होगा ये एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट नहीं होगी। रिस्पॉन्स में हमारे पास कुछ रॉ डेटा आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार रिस्पॉन्स के अंदर हमें एक वेब पेज चाहिए। जैसे लेट्स सपोज हमारी अमेजॉन की वेबसाइट ऑलरेडी खुल गई, अब इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या फिर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमारा वेब पेज कंप्लीटली चेंज हो जाए। हो सकता है हमारा कुछ डेटा चेंज हो, मतलब पूरी वेबसाइट रीलोड नहीं होती, वेबसाइट का कुछ छोटा पार्ट होता है जो चेंज होता है। जैसे किसके एक और एग्जांपल की बात करते हैं, लेट्स सपोज हम इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट देख रहे हैं और पोस्ट को हमने लाइक कर दिया। अब जैसे ही हम किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या फेसबुक पर किसी भी पोस्ट को लाइक करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फेसबुक पूरा रीलोड होगा हमारा पेज और दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर उसके अंदर लाइक्स का काउंट बढ़ेगा। अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर कुछ लाइक करते हैं तो वो सारी चीजें वैसे की वैसी रहती हैं, बस वहां पर लाइक काउंट बढ़ जाता है और एक जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट सिंबल रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या हुआ, बिना लोडिंग के, बिना पेज की रीलोडिंग के हमने एक चेंज किया। और कैसे चेंज किया वेब पेज के अंदर, विद अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल यूजिंग एपीआईज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एपीआईज एग्जैक्टली होती क्या है। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एपीआई का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि एपीआई एग्जैक्टली करती क्या है। हम अपने एपीआई को एक तरीके से एक वेटर की तरह समझ सकते हैं। वेटर क्या करते हैं रेस्टोरेंट्स में, अगर हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है तो सबसे पहले वो हमारा ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद किचन में जाते हैं और किचन के अंदर हमारा खाना प्रिपेयर करवा के हमें वापस से लाकर दे देते हैं। तो बेसिकली इफ दिस इज अस, सो सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, एंड ये हमारा किचन है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी वेटर है उसे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर वेटर अपना किचन के अंदर खाना जो है उसे ले लेते हैं एंड फिर वेटर हमें आकर रिस्पॉन्स में क्या दे देता है, रिस्पॉन्स में हमारा खाना दे देता है। वही सेम रोल होता है हमारी एपीआई का। ये किचन क्या है, ये किचन हमारा सर्वर है और सर्वर की अपनी कुछ एपीआईज होती हैं। तो डायरेक्टली हम जो है यानी यूजर सर्वर को एक्सेस नहीं करता, यूजर उसकी एपीआईज को एक्सेस करता है। तो जब हम भी अपने नोडजेएस के सर्वर्स बनाएंगे तो उसमें हम भी एपीआईज को क्रिएट करेंगे ताकि लोग जब हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट करें तो वो हमारी एपीआईज के साथ कनेक्ट कर पाएं। तो अभी हम एपीआईज को यूज करना सीखेंगे दूसरे लोगों के सर्वर वाली, एंड जब हम सर्वर साइड कोडिंग की बात करेंगे तो वहां पर हम खुद की एपीआईज को क्रिएट करेंगे। तो अभी हम एपीआई क्रिएशन के बारे में नहीं बात करने वाले, अभी हम एपीआई यूजेज और एपीआईज एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूजर क्या करता है, यूजर में हम कह सकते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करेगा, हमारी एपीआई को कोई रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये डेटा चाहिए और एपीआई क्या करेगी, हमारी रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें एक रिस्पांस दे देगी। तो इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। इंटरफेस का मतलब होता है ये बीच में एक इंटरफेस की तरह, यानी बीच में एक लेयर की तरह एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर इटसेल्फ। अब वैसे तो एपीआईज जनरली दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में बात करने का तरीका होता है, यानी अगर ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है और ये हमारा एक और दूसरा सॉफ्टवेयर है तो बीच में हम कह सकते हैं कि दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो एपीआईज के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। तो जनरली जब दो सॉफ्टवेयर्स को इंटरैक्ट करना होता है तो वो एपीआईज को यूज करते हैं, तो उन्हें हम एपीआईज कह देते हैं। बट जो एपीआईज एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करती हैं, यानी इंटरनेट के बेसिस पर जो एपीआईज इंटरैक्ट करवाती हैं सॉफ्टवेयर को, उन्हें हम वेब एपीआईज कह देते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इनफैक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर जनरली हम वेब एपीआईज के साथ ही डील कर रहे होते हैं। हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर वाली एपीआईज के साथ डील नहीं कर रहे होते, उन एपीआईज के साथ डील करते हैं जो एचटीटीपी के साथ काम करती हैं। तो जब भी हम एपीआई बोल रहे होंगे पढ़ते टाइम या फिर जब भी हम कह रहे होंगे कि हम किसी एपीआई को यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में वो एक वेब एपीआई होगी। इसके साथ साथ वेब एपीआईज जिनको हम यूज करने वाले हैं उनकी एक और खास बात है कि जनरली अभी तक की हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में हमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट मिलता था, लेकिन हमारी ये जो एपीआईज होती हैं ये हमें रिटर्न करती हैं सम डेटा, और ये डेटा एक फॉर्मेट में होता है। इट्स अ स्पेशल फॉर्मेट कॉल्ड जेसन। जेसन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि ये फॉर्मेट एक्जैक्टली होता क्या है, इसको हम डीकोड कैसे कर सकते हैं, इससे हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। बट अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि एपीआईज हमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट डेटा नहीं देती, जनरली वो हमें जेसन के फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करके देती हैं एंड इसी फॉर्मेट में हम अपने डेटा को फिर यूज करते हैं। अब जब भी हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी एपीआई आ जाती है, यहाँ पर हम आ जाते हैं एज अ यूजर या फिर एज अ कोड। एंड जब हमारा यूजर, जैसे हम क्लाइंट साइड कह देते हैं, हमारी क्लाइंट साइड एपीआई को एक रिक्वेस्ट भेजती है। तो एपीआई क्या है, एपीआई इज बेसिकली अ यूआरएल यानी एक लिंक। इस लिंक को हम एंड पॉइंट भी कहते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है, हमारी रिक्वेस्ट हमारे एंड पॉइंट पर जाती है। एंड पॉइंट यानी एक यूआरएल। जब भी हम गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमने गूगल के ऊपर सर्च किया amazon.in, तो amazon.in क्या है, amazon.in एक लिंक है यानी एक यूआरएल है। तो जब भी गूगल पर सर्च करने की बारी आती है तो ये हमारा एंड पॉइंट होता है। वहीं पर एपीआईज के भी अपने कुछ एंड पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। तो जब रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं तो रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आ रहा होता है एंड जनरली हमारा डेटा आजकल जेसन फॉर्मेट में आता है। अब एपीआईज के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारी एपीआईज एग्जिस्ट करती हैं। काफी इंटरेस्टिंग एपीआईज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारी ट्विटर की एपीआई है जो एग्जिस्ट करती है। ट्विटर की एपीआई से क्या कर सकते हैं, हम काफी सारे डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे हम बॉट अकाउंट्स जो बनते हैं ट्विटर के ऊपर वो हम एपीआई की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अगर रैंडमली हमारे कोई भी कंपनी पेज है या हमारा खुद का पर्सनल अकाउंट है उसे किसी ने भी टैग किया है ट्विटर के पोस्ट के अंदर, तो उस पर ऑटोमेटिक रिप्लाईज हम भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्विटर एपीआईज। मतलब हमें लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा ट्विटर पर, तब भी हम ट्विटर पर ट्वीट्स जो है उनको पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल या फेसबुक का एग्जाम्पल है तो मेटा की बहुत सारी एपीआईज होती हैं जिसकी हेल्प से बिना इंस्टाग्राम खोले हम इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लोगों के पोस्ट लाइक कर सकते हैं। हम चाहें तो जहां पर भी हमें टैग किया गया जिस भी पोस्ट के अंदर, कमेंट के अंदर, उनके हम रिप्लाईज भेज सकते हैं ऑटोमेटिक, सिर्फ अपना एक कोड लिखकर। जैसे यहाँ पर ये हमारी ट्विटर की एपीआई है। एपीआई के लिए सबसे पहले हमें ट्विटर पर साइन अप करना पड़ेगा यानी अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर अपने एपीआई की सीक्रेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जनरली जो हमारी एपीआई एंड पॉइंट होता है यानी जो हमारा यूआरएल होता है, किसी किसी केसेस में वो एक नॉर्मल यूआरएल होता है। नॉर्मल यूआरएल यानी ना उसके अंदर कोई की होती है और ना ही वो पेड होता है, क्योंकि कई सारी एपीआईज हमारे पास पेड भी होती हैं। पेड एपीआईज कहने का मतलब है कि उन्हें यूज करने के लिए हमें पहले ही पे करना पड़ता है। जैसे ट्विटर की एपीआई को यूज करने के लिए हम कुछ टाइम तक तो उसे फ्री यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमें उसे पे करना पड़ेगा। तो कुछ एपीआईज होती है जिनके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता और जिनके लिए कोई की भी नहीं होती। की इज बेसिकली अ पासवर्ड, कि किसी भी एपीआई को यूज करने के लिए हमें एक ऑथेंटिकेटेड
ऑथेंटिकेटेड यूजर होना पड़ेगा उस सर्विसेज का, इसीलिए हमें की दी जाती है, यानी एक वैलिड पासवर्ड दिया जाता है, उसी को यूज करके हम अपनी एपीआई को यूज कर सकते हैं। तो कुछ तो एपीआईज नॉर्मल होती है जिनमें दोनों चीजें नहीं होती, इनको हम फ्री एपीआईज कह देते हैं। कुछ होती है जिनके अंदर हमें एक की यूज करनी पड़ती है, कुछ होती है जिसमें की भी यूज करनी पड़ती है जो पेड भी होती है। जैसे ट्विटर की एपीआई के अंदर हमें की भी यूज करनी पड़ेगी एंड ये एक लिमिट के बाद हमारे लिए पेड एपीआई भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं फ्री एपीआईज के, उनमें से कुछ हम अभी एक्सप्लोर करके देखने वाले हैं। जैसे एक हमारी एपीआई है https catfact.ninja/fact। जब हम इस लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पर इस लिंक पर जाते ही हमें कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। ये डेटा हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा डेटा दिख रहा है, जिसमें पहले हमारे पास एक फैक्ट है, फैक्ट के अंदर कैट्स के बारे में। ये इस एपीआई का क्या काम है, ये एपीआई या ये यूआरएल हमें रैंडम फैक्ट्स देता है कैट्स के बारे में, जैसे जैगुआर्स आर द ओनली बिग कैट्स दैट डोंट रोर, एंड इस मैसेज की लेंथ क्या है, इस मैसेज की लेंथ है 46 के इक्वल। अगर हम इस एपीआई को दोबारा एंटर करके रिफ्रेश करें तो अब हमें एक दूसरा फैक्ट दिखाई देगा। इस तरीके से दोबारा एंटर करें तो कोई और रैंडम फैक्ट दिखाई देगा, रिचेस्ट कैट इज ब्लैकी हु वाज लेफ्ट दिस मिलियन बाय हिज ओनर बेन रे, एंड लेंथ है इस मैसेज की 74 के इक्वल। तो इस तरीके से ये हमारा एक एंड पॉइंट है जो हमें रैंडम फैक्ट्स लाकर दे रहा है कैट्स के बारे में। सो दिस इज वन ऑफ द एपीआईज। इसके अलावा एक और रैंडम एपीआई है हमारे पास, जैसे www.boardapi.com/api/activity। तो ये जो एपीआई एंड पॉइंट है, ये जब भी हम बोर हो जाते हैं तो हमें कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट करेगा एंड पॉइंट। तो एक्टिविटीज में दोबारा से हमें वही कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ डेटा मिल रहा है, और ये जो डेटा का फॉर्मेट है यही जेसन होता है। तो जेसन बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ, पर जेसन एक्जैक्टली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते, उनके डिफरेंसेस हम समझेंगे। बट दिस इज माई जेसन डेटा, एंड जेसन का जो डेटा होता है वो ह्यूमंस के रीड करने के लिए नहीं बना होता। जेसन डेटा हमारा कंप्यूटर्स के रीड करने के लिए बना होता है। अभी तो हम जेसन डेटा को इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत कम डेटा है, बट जनरली एपीआईज जब डेटा रिटर्न करती है तो उनमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अभी क्योंकि हम एपीआईज की शुरुआत कर रहे हैं तो हम थोड़े थोड़े डेटा के साथ डील करेंगे। जब इस एपीआई एंड पॉइंट को यानी इस यूआरएल को हमने रिक्वेस्ट भेजी तो उसने ये रिस्पांस दिया हमें। ये जो हमारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसने हमें एक एक्टिविटी सजेस्ट की कि लर्न हाउ टू फोल्ड अ पेपर क्रेन, एंड इस एक्टिविटी का टाइप उसने बता दिया एजुकेशन, कितने पार्टिसिपेंट्स चाहिए, एक पार्टिसिपेंट चाहिए। इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो एक नया या रैंडम रिस्पांस हमें मिलेगा। इस बार एक्टिविटी है लर्न टू राइट योर नॉन डोमिनेंट हैंड, टाइप इज रिक्रिएशनल, पार्टिसिपेंट इज 1। दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, नई एक्टिविटी मिलेगी स्टार्टर कलेक्शन, रिक्रिएशनल, पार्टिसिपेंट 1। दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो एक और नई कैटेगरी मेक अ काउच फोर्ट। तो इस तरीके से ये जो एपीआई है ये हमें कुछ कुछ एक्टिविटीज रिटर्न करती है। एक और एपीआई है हमारे पास dog.ceo/API breeds इमेज रैंडम। ये एपीआई एंड पॉइंट क्या करता है, ये एपीआई एंड पॉइंट हमें रैंडम डॉग्स की जो इमेजेस हैं वो रिटर्न करता है। तो इसका जो भी फॉर्मेट है ये भी हमारा जेसन फॉर्मेट है। इमेज में हम सोच रहे होंगे हमें इमेज दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि एपीआईज हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिटर्न नहीं करती, तो इसीलिए कोई HTML एलिमेंट नहीं है हमारे ब्राउजर के ऊपर उस इमेज को क्रिएट करने के लिए। बस हमें मैसेज के अंदर क्या मिल गया, हमें उस इमेज का एक तरीके से लिंक मिल गया। ये JPG से एंड हो रही है इमेज हमारी, तो उसका हमें लिंक मिल गया एंड स्टेटस आ गया है एक सक्सेस। तो एपीआई का मतलब बहुत बेसिक भाषा में समझे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स होते हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं, जिन पर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर वो हमें कुछ वैलिड डेटा रिटर्न करते हैं। अभी तो हम इन लिंक्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ब्राउजर पर सर्च करके, यहाँ पे भी ब्राउजर में सर्च किया, यहाँ पे भी ब्राउजर में सर्च किया है, बट जनरली एपीआई को रिक्वेस्ट हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से भेजेंगे, ना कि ब्राउजर पर सर्च करके। तो वो भी हम लेटर पार्ट्स में देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज करते हैं कहीं भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए एपीआई एंड पॉइंट पर, और वहां से एक रिस्पांस को एक्सेप्ट करके उस रिस्पांस के साथ कुछ चेंजेस करने के लिए। अब ये तो हो गई हमारी बहुत बेसिक एपीआईज। इसके अलावा हमने ट्विटर एपीआई की बात की, हमने इंस्टाग्राम एपीआई की बात की, हमारे पास गूगल की भी काफी सारी एपीआईज होती हैं। जैसे एक काफी फेमस एपीआई है हमारी गूगल मैप्स की एपीआई। ये वेब एपीआईज पर हम चले जाते हैं तो गूगल मैप्स एपीआई के अंदर काफी सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। लेट्स गो टू डायरेक्शंस एपीआई। तो ये हमारी डायरेक्शन की एपीआई है। हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम क्या क्या काम है जो इस डायरेक्शन एपीआई से कर सकते हैं। ओवरव्यू के अंदर आ जाते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन एपीआई है ये काफी सारे मोड में अवेलेबल है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए डायरेक्शन चाहिए, ड्राइविंग के लिए चाहिए, वॉकिंग के लिए चाहिए, बाईसाइकिलिंग के लिए चाहिए, किन डिफरेंट फैक्टर्स पर ये वर्क करती है वो भी हमें बता दिया है। हाउ टू यूज द डायरेक्शन एपीआई काफी सारी। तो जनरली जो हमारी एपीआईज होती है उनके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि उस एपीआई को हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर एपीआई को यूज करने में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर एपीआई का यूजेज समझना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो जब भी हम किसी नई एपीआई को समझने की कोशिश करेंगे या खुद से भी जब हम नई एपीआई एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन एक बार जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर तो जो गूगल मैप्स जैसी एपीआई होगी या ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसी एपीआईज होगी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि जब हम इनको यूज कर रहे हैं इनके लिए हमें एक की बनानी पड़ेगी या फिर एक्सेस टोकन उसे कह सकते हैं वो हमें लेना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। कभी कभी एपीआईज को यूज करने के लिए हो सकता है हमें क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, या फिर कुछ एपीआईज पेड ही होती हैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं होती, तो उनके लिए हमें पे भी करना पड़ता है। पर हम एपीआईज को सीखते हुए सिर्फ अपनी फ्री एपीआईज को यूज करेंगे, और अभी के लिए हम ऐसी एपीआईज को यूज करने वाले हैं जिसमें हमें कोई की या कोई एक्सेस टोकन नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स साइड में आ जाएगा। अभी हम बेसिक एपीआईज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे उन एपीआईज के साथ हम डील कर सकते हैं। बाकी एक्सेस टोकन एंड की वाली चीज भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सी की होती है जिसको कॉपी करके हमें एपीआई लिंक के अंदर यानी यूआरएल के अंदर पेस्ट करना होता है। पर उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम क्या करने वाले हैं, छोटी छोटी बेसिक एपीआईज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। अब एपीआईज के साथ डील करने से पहले बात कर लेते हैं अपने जेसन की। जेसन जो हमारा डेटा फॉर्मेट होता है इसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब इंटरेस्टिंगली जेसन जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। जेसन क्या है, सिर्फ एक फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन फॉर्मेट को यूज किया जा सकता है। अगर हमारा पाइथन जैंगो को यूज करके बनाए और हमारा कोड पाइथन के अंदर है तो भी हमारे पास जो एपीआई डेटा रिटर्न करेगा वो जेसन में होगा एंड तब भी हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर जेसन की जो फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जेसन होता है। जेसन सिर्फ एक फॉर्मेट है, वो हम किसी को भी अगर डेटा रिटर्न करेंगे तो वो जनरली जेसन फॉर्मेट के अंदर ही होता है। अब हमारा जो जेसन फॉर्मेट है इस फॉर्मेट से पहले हमारे पास एक और फॉर्मेट
होता था XML का। XML का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो जनरली जब पहले APIs बनती थी तो हमारे पास जो डेटा रिटर्न होकर आता था वो XML फॉर्मेट में होता था, जबकि आजकल जनरली जितनी भी हमारी वेब APIs होती हैं वो हमें नॉर्मली हमारा JSON फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करती हैं। हो सकता है कुछ रेयर APIs ऐसी हो जिनका डेटा हमारे पास अभी भी XML में आता हो, बट मोस्टली जो हम डील करेंगे वो हम JSON फॉर्मेट के साथ डील करेंगे। अब XML जो फॉर्मेट होता था ये काफी ज्यादा सिमिलर होता था HTML फॉर्मेट के साथ। एक बार अगर XML का एग्जांपल देखें तो ये हमारा जो डेटा है ये XML फॉर्मेट में है। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा थोड़ा काफी हद तक HTML जैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर टैग्स हैं, और ये जो टैग्स हैं ये HTML टैग्स नहीं है, ये बेसिकली XML के अंदर हमारे पास कस्टम टैग्स होते हैं, यानी अपने टैग्स डेटा के हिसाब से हम खुद ही बना सकते हैं। तो यहाँ एक टैग बना हुआ है एम्प्लॉय डेटा नाम से, जिसके अंदर सारे एम्प्लॉइज का डेटा है, फिर एक टैग है एम्प्लॉय आईडी, फिर एक टैग है फर्स्ट नेम, फिर एक टैग है लास्ट नेम, फिर एक टैग है हायर डेट सैलरी। तो पहले जो API से डेटा आता था वो कुछ इस फॉर्मेट का होता था, लेकिन उसके बाद हमारा JSON फॉर्मेट आया और हमारा JSON का जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब ये हमारा JSON का डेटा जो काफी ज्यादा सिमिलर है टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, और वो हमें इसके नाम से भी समझ में आ जाता है, विच इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के ये काफी ज्यादा सिमिलर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में भी जावास्क्रिप्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स हमने पढ़े हैं और JSON के अंदर भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, बट इनके अंदर काफी सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, यानी JSON हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं होता। जनरली हमारी जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसमें जो हमारी की होती है वो एक स्ट्रिंग नहीं होती, पर JSON के अंदर हमारी जितनी भी कीज होती हैं ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसे बिना स्ट्रिंग के लिख देंगे तो हमारा JSON फॉर्मेट काम कर जाएगा, उस केस में हमारे पास एक एरर आ जाएगा। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कई सारी डिफरेंट वैल्यू यूज कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अनडिफाइंड अगर किसी भी की वैल्यू है तो एक वैलिड की होगी। जैसे अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर app.js में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हमने लिख दिया a हमारी की एंड उसकी वैल्यू हमने लिख दी अनडिफाइंड, इसको करते हैं सेव, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू वैलिड होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में, बट JSON के अंदर अनडिफाइंड जैसी कोई चीज नहीं होती। तो JSON के पास अपने कुछ फिक्स डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब JSON के बारे में और पढ़ने के लिए हमारे पास ये वेबसाइट है www.json.org। हम इस वेबसाइट पर जा सकते हैं .json.org। दिस इज आर JSON वेबसाइट एंड इस वेबसाइट पर जाकर हम पढ़ भी सकते हैं कि JSON हमारा काम कैसे करता है। अब इसके अंदर यहाँ वैल्यूज वाले सेक्शन में आए तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि JSON के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड होती हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट अलाउड है, एरेज अलाउड है, स्ट्रिंग्स अलाउड है, नंबर्स, ट्रू, फॉल्स एंड नल अलाउड है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड अलाउड नहीं है वैल्यू में, इसीलिए हमारे अनडिफाइंड को जैसे हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास कई सारे ऑनलाइन JSON वैलिडेटर्स भी होते हैं। JSON वैलिडेटर्स यानी ये हमें बताते हैं कि कौन सा JSON का कोड सही है, कौन सा कोड गलत है। जैसे लेट्स सपोज हमने कुछ इस तरीके की या इनफैक्ट अपनी यही वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, जो हमने कैट निंजा फैक्ट्स निकाले थे इसको कर लेते हैं कॉपी डेटा को, इसको यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, तो ये हमारा प्रॉपर डेटा है। अब इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या ये डेटा वैलिड JSON है, तो इसने बता दिया हाँ दिस डेटा इज वैलिड JSON, और यहाँ से दिख भी रहा है ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी सेकंड की है, ये हमारी सेकंड वैल्यू है। अब लेट्स सपोज हमारी फैक्ट के अंदर हम सिर्फ फैक्ट लिख देते हैं, हम यहाँ से स्ट्रिंग में नहीं डालते, तो हम दोबारा से वैलिडेट JSOन करेंगे तो इस बार हमारे पास एरर आ गया कि स्ट्रिंग्स नहीं है, या फिर अगर हमने यहाँ पर तो स्ट्रिंग डाल दी बट हमने लेंथ में जाकर अनडिफाइंड लिख दिया तो उस केस में भी वैलिडेट करेंगे तो ये दिखा रहा है कि दिस इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, सिर्फ स्ट्रिंग नंबर्स नल ट्रू फॉल्स एंड यही वैल्यू जो है वो अलाउड है। तो इसीलिए यहाँ हमें किसी नंबर को लिखना पड़ेगा टू वैलिडेट आवर JSOन। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि जो डेटा हमें मिल रहा है वो एक वैलिड JSOन फॉर्मेट में है या नहीं है। अब जब भी हमें JSON का डेटा मिलता है वो डेटा जनरली पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, यानी जब भी API से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, हमने API को कुछ रिक्वेस्ट भेजी, API ने हमें रिस्पॉन्स भेजा, रिस्पॉन्स में क्या आया, रिस्पॉन्स में हमारे पास JSON का डेटा आया। तो जब भी हमारे पास कोई JSON रिस्पॉन्स आता है तो ये रिस्पॉन्स होता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी पूरा का पूरा डेटा एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है JSON.parseData। पहले समझ लेते हैं कि जैसे लेट्स सपोज ये हमने कैट निंजा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक नया रिस्पॉन्स हमारे पास आया, अप्रॉक्सिमेटली 1/3 ऑफ कैट ओनर्स थिंक देयर पेट्स आर एबल टू रीड देयर माइंड्स। तो ये हमारे पास डेटा आया। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड ये डेटा जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है तो लेट JSON डेटा इसे हम कह देते हैं, या JSON रिस्पॉन्स। तो ये जो JSON रिस्पॉन्स होता है ये सिंपली इस तरीके से, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें दिखाई नहीं देता। जनरली ये जो डेटा होता है कंट्रोल Z, ये एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होकर आता है, मतलब पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर हमारा पूरा JSOन डेटा होता है। डबल नहीं, यहाँ सिंगल कोट्स हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके की हमारे पास एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पूरा डेटा स्टोर होकर आता है। दिस इज माय JSON रिस्पॉन्स। तो API जब रिस्पॉन्ड करेगी तो अंदर का JSOन डेटा नहीं आएगा, वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। तो इस स्ट्रिंग फॉर्मेट से डेटा को निकालने के लिए हम अपना मेथड यूज करते हैं JSON.parse, और उसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स वाला डेटा ऐड करते हैं। तो इस मेथड का काम होता है कि पार्स करता है स्ट्रिंग डेटा इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा जितना भी JSOन का डेटा होगा उसे पार्स कर देगा टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएं। क्योंकि हम नॉर्मल JSOन डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते, हम किसे एक्सेस कर पाते हैं, हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हैं। इसे करके देखते हैं। हम सबसे पहले तो console.log करेंगे JSON रिस्पॉन्स को, इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे आकर रिफ्रेश। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रिंट हो गया। बट इसके अंदर अगर हम कोशिश करें कि हम JSON रिस्पॉन्स डॉट फैक्ट पर जाना चाहते हैं तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। फैक्ट क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि अभी हम JSON डेटा के साथ डील कर रहे हैं, अभी हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ डील नहीं कर रहे, तो इसलिए हम डॉट नहीं लिख सकते। तो इस डेटा को वैलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेट्स सपोज हम लिखते हैं वैलिड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू JSON.parse, और उसके अंदर हम पास कर देंगे अपना JSON रिस्पॉन्स, और फिर हम console.log करवा देंगे अपने वैलिड रिस्पॉन्स को, सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा वैलिड रिस्पॉन्स आ गया विच इज नाउ अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स आ जाएंगे, और इस बार हम प्रिंट करवा सकते हैं वैलिड रिस्पॉन्स डॉट फैक्ट को, सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा फैक्ट आ गया, अप्रॉक्सिमेटली 1/3 ऑफ कैट ओनर्स थिंक द पेट्स आर एबल टू रीड देयर माइंड्स। तो इस तरीके से हम अपने JSOन डेटा को पार्स करते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑपोजिट फंक्शन। वो फंक्शन क्या करता है,
इसका काम होता है टू पार्स। पार्स का मतलब यहाँ पर बेसिक है, पार्स का मतलब होता है एक डेटा फॉर्मेट से दूसरे डेटा फॉर्मेट में चेंज कर देना। तो यहाँ पर हम पार्स करते हैं एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेटा को इनटू जेसन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो हमारा जेसन डेटा था उसे हम कन्वर्ट कर रहे थे टू जेएस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अगर हमारे पास जेएस ऑब्जेक्ट है तो उस डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं टू जेसन डेटा। जनरली ये वाला जो काम है ये जब हम खुद की एपीआईज बनाएंगे तब हम उसके साथ डील करेंगे। अभी जब हम एपीआईज को यूज करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में हम पार्स वाला फंक्शन, पार्स वाला मेथड यूज करते हैं। बट ये मेथड भी एग्जिस्ट करता है जेसन डॉट स्ट्रिंजिफाई, जिसके अंदर अगर हम कोई जेएस ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो जेसन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट का अपना कुछ नाम होगा, स्टूडेंट के अपने कुछ मार्क्स होंगे, तो ये हमारी एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन गई, सेव कर लिया, दिस इज माय जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें इसे अपनी जेसन के अंदर कन्वर्ट करना है, रिफ्रेश करते हैं तो हम लिख सकते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंजिफाई एंड इसके अंदर पास कर देंगे अपनी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो ये कौन सा डेटा बन गया, ये अब हमारा जेसन डेटा बन गया। एंड ध्यान से अगर देखें तो जेसन डेटा के अंदर इवन दो बाहर की तरफ कर्ली ब्रेसेस हैं, पर कर्ली ब्रेसेस के जो बाहर हैं वो हमारी कोट्स हैं। यानी जेसन डेटा इवेंचुअली क्या होता है, एक स्ट्रिंग ही होता है, जैसे हमने यहाँ पर जेसन डेटा को एज अ स्ट्रिंग लिया था। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को पार्स कर सकते हैं, जेसन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी तो एपीआईज को टेस्ट करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, अपने ब्राउजर पर जाकर सर्च किया, यानी गूगल क्रोम पर हम गए और हमने एपीआईज का जो यूआरएल है, जो एंड पॉइंट है, डायरेक्टली वहां पर जाकर एंटर कर दिया। बट जनरली एपीआईज को हम ऐसे टेस्ट नहीं करते। एपीआईज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, और ये टूल्स यूजर्स के लिए नहीं होते, ये टूल्स स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए होते हैं। तो अब हम क्या बन गया, हम वेब डेवलपर्स बन गए, तो वेब डेवलपमेंट के अच्छे टूल्स को हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें एपीआईज की जो रिक्वेस्ट है उन्हें टेस्ट करने के लिए दो काफी फेमस टूल्स हैं। इनमें से एक तो है पोस्टमैन। पोस्टमैन काफी पुराना है, आई रिमेंबर कि पोस्टमैन जब मैंने नया नया डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तभी उसी टाइम के आसपास नया नया आया था, तो काफी ज्यादा जो है पोस्टमैन को यूज किया है। बट पोस्टमैन की एक प्रॉब्लम भी है कि इसको यूज करने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता है। एंड उस टाइम पर यानी 2017 के आसपास जब मैंने पोस्टमैन को यूज किया होगा तो उस टाइम पर साइन अप नहीं होता था, बट अब पोस्टमैन एक यूनिकॉर्न बन गया है, तो अब काफी सारे यूजर्स हैं उनके पास, तो अब इसके लिए साइन अप करना पड़ता है, जो हमारे लिए हो सकता है कम्बरसम प्रोसेस हो। तो उसको हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, विच इज हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच क्या है, ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है। हॉपस्कॉच को यूज करने के लिए हमें किसी भी चीज को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, एंड दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अगर एपीआई रिक्वेस्ट को चेक करने की बात है तो दोनों का सेम ही काम है, इंटरफेस भी सेम सा ही मिलेगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पोस्टमैन को यूज कर रहे थे तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो काम हम हॉपस्कॉच पर कर सकते हैं एपीआई से रिलेटेड, वही सेम पोस्टमैन पे होते हैं, जो पोस्टमैन पे कर सकते हैं वही सेम हॉपस्कॉच पे होते हैं, और दोनों का इंटरफेस भी सिमिलर सा है। तो अगर आपने ऑलरेडी दोनों में से कोई एक रख रखा है अपने पास या आप पहले से यूज करते आए हैं तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करिए, नहीं तो हम हॉपस्कॉच के साथ करने वाले हैं क्योंकि हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट पर चले जाते हैं। आर वेबसाइट इज hopscotch.io। तो जैसे ही हम https hopscotch.io पर जाएंगे तो इस तरीके का पेज हमारे लिए खुलेगा। एंड इफ यू नोटिस मैंने अभी तक लॉगिन या साइन अप भी नहीं किया है, तो बिना लॉगिन साइन अप किए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में ये वाला जो पार्ट है, यानी ये वाली जो स्क्रीन है बड़े वाली, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें इस तरीके से गेट, पोस्ट, पुट, पैच, अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने का। तो अभी हम गेट रिक्वेस्ट के साथ डील करेंगे। अभी बाकी चीजें क्या होती हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर लिखा होगा यूआरएल, तो ये जो जगह है यहाँ पर हम ना एपीआई एंड पॉइंट जो है उसे पेस्ट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हमारी जो कैट निंजा फैक्ट्स वाली एपीआई थी, इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे अपना यूआरएल हम पेस्ट करेंगे, https catfact.ninja/fact, और यहाँ से सेंड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड पर क्लिक किया हमारी एपीआई रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में हमें दिख रहा है स्टेटस 200 ओके, जेसन फॉर्मेट आ गया, ये हमारी रिस्पॉन्स की बॉडी है, और हमें दिख भी रहा है ये क्या है, ये एक वैलिड जेसन फॉर्मेट है जिसमें पहले हमारे पास फैक्ट आ गया, फिर हमारे पास लेंथ आ गई। हम चाहे तो दूसरी एपीआई के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी बोर्ड एपीआई है, ये यूआरएल यहाँ पे नया वाला कॉपी कर लिया हमने, इसको कर दिया सेंड, एंड जेसन फॉर्मेट दोबारा से डेटा हमारे जेसन फॉर्मेट में आया, ये डेटा आया। एक्टिविटी है मेक अ स्क्रैप बुक विद पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट मेमोरीज, एंड उसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स है हमारे पास। हम अपनी डॉग एपीआई को भी ट्राई कर सकते हैं, कॉपी किया, सेंड किया, तो इस तरीके से हमारे पास एक मैसेज आ गया। मैसेज में हमारे पास एक फोटो है, यानी फोटो का लिंक है। हम चाहें तो इस लिंक को खोल भी सकते हैं। दिस इज द लिंक जो हमें हमारे पास आया, विच इज अ क्यूट डॉग पिक्चर, एंड हमारे पास मैसेज में आया सक्सेस। दोबारा सेंड करेंगे, दोबारा एक रैंडम पिक्चर आएगी। सो दिस इज अनदर लिंक, कॉपी किया, पेस्ट किया, सो दिस इज अनदर क्यूट डॉग फोटो। तो इस तरीके से हमारी जो एपीआई है वो काम करती है, उसका रिस्पॉन्स हम जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई सारी चीजें और देख पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि यहाँ पर हेडर्स का क्या मतलब होता है, या इस स्टेटस का क्या मतलब होता है, या ये जो गेट है, पोस्ट है, पुट है, इन सब का क्या मतलब होता है एपीआई के अंदर। तो ये जो चीजें ये धीरे धीरे एपीआई के साथ हम सीखने वाले हैं। बट हाँ, हॉपस्कॉच की हेल्प से अपनी एक बेसिक एपीआई रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, उसका रिस्पॉन्स हमें कहाँ पर मिलेगा, इस रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर मिलेगा। ये वाला प्रोसेस हमने समझ लिया है, हमने देख लिया कि हाँ एपीआई क्या है। एपीआई एट द एंड एक यूआरएल है जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और उससे हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, और इस रिस्पॉन्स के साथ हम डील कर सकते हैं। हम चाहे तो इसे कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, इसे पार्स करवा सकते हैं, इसके साथ कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक टर्म एजेक्स के बारे में। एजेक्स की फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। यहाँ पर ये बेसिकली वो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी एपीआई कॉल करते हैं और फिर हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स में डेटा आता है, और ये सारा प्रोसेस एसिंक्रोनसली होता है। सबसे पहले इसे धीरे धीरे समझते हैं। हम जिन भी एपीआईज के साथ डील कर रहे हैं और जिन भी एपीआईज को हम अपनी क्लाइंट साइड से, मतलब यहाँ पर अपने जेएस के कोड से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, अभी हमने भेजना स्टार्ट नहीं किया, पर अगर हम भेजते हैं तो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आता है जनरली। यानी काफी सालों पहले तक हमारी जो रिक्वेस्ट होती थी वो अगर हम जावास्क्रिप्ट से सेंड कर रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स पहले एक्सएमएल में आया करता था, और जो हमारा एपीआई को रिक्वेस्ट भेजने का और वापस रिक्वेस्ट आने का प्रोसेस है ये एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। यानी जरूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट एकदम से आ जाएगी कि हमने रिक्वेस्ट भेजी और वैसे ही हमारे पास एक
रिस्पॉन्स आ गया। जैसे हमारा नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सारी की सारी ऑटोमेटिकली सिंक्रोनसली होती रहती है। पर कई बार हो सकता है हम एक एपीआई कॉल करें और एपीआई डेटा भेजने में टाइम लगा दे, रिस्पॉन्स भेजने में टाइम लगा दे, तो उसके लिए हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड वेट तो नहीं करेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड तो एग्जीक्यूट होता रहेगा। पर जैसे ही वो कॉल कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जैसे ही एपीआई रिस्पॉन्स भेज देगा, वैसे ही उसके रिस्पॉन्स के साथ हम डील कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का, ये एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है और यहीं से हमारे पास ये टर्म आती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, व्हिच इज बेसिकली एजेक्स। तो जो हम एपीआईज को कॉल भेजते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, इन्हें हम एजेक्स कॉल्स कहते हैं। और बेसिकली एजेक्स कहने का मतलब है कि जब भी हम सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां से कोई रिस्पॉन्स आता है, ये पूरा प्रोसेस एसिंक्रोनसली चलता है। एसिंक्रोनसली चलने की मदद से जो हमारा पूरा वेब पेज होता है, उसके ऊपर जितनी भी कॉल्स जारी होती हैं, उसकी वजह से कभी भी पेज लोड नहीं होता। मतलब एसिंक्रोनसली जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एपीआईज के साथ डील कर रहे हैं, उसमें कोई रीलोडिंग नहीं हो रही। जैसे हमने पहले बात की थी अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पर अगर कोई पोस्ट होता है तो हम उसे लाइक कर सकते हैं। तो लाइक करने से ऐसा नहीं होगा पेज दोबारा रीलोड होगा और तब हमारा लाइक्स का काउंट बढ़ेगा। हमारे नॉर्मल इंस्टाग्राम के पेज पर जैसे ही हमने किसी चीज को लाइक कर दिया, हमारा पेज वैसे का वैसा रहेगा, बट इंटरनली लाइक करने से एक एपीआई कॉल गई है, वहां से कुछ रिस्पॉन्स आया है, मतलब सर्वर साइड में कुछ चेंजेस हुए हैं, लाइक काउंट बढ़ गया है, बट उसकी वजह से रीलोडिंग नहीं हुई हमारे पेज की। तो ये सारा का सारा काम एसिंक्रोनसली हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एजेक्स के साथ डील कर रहे हैं या हम एजेक्स कॉल्स कर रहे हैं जब भी हम अपने वेब एपीआईज के यूजेज की बात कर रहे हैं। अब एज अ बिगिनर हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आ सकती है कि अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एक्सएमएल में आ ही नहीं रहा, हम तो जेसन रिस्पॉन्स के साथ डील कर रहे हैं, तब फिर भी हम अपने प्रोसेस को एजेक्स क्यों कह रहे हैं? वैसे ये जो प्रोसेस होता है टेक्निकली इसका नाम एजाज होना चाहिए, मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड जेसन, बट क्योंकि एक्सएमएल पहले से चला आ रहा है और एजाज इतना सुनने में क्लियर नहीं लगता, इसीलिए हम जब भी एजेक्स कह रहे हैं उसका मतलब यही है कि हमारा जो डेटा का फॉर्मेट है वो जेसन है। हम जनरली एक्सएमएल फॉर्मेट के साथ डील नहीं कर रहे होंगे, बट हाँ एजेक्स के नाम में हमारे पास एक्सएमएल होता है इंस्टेड ऑफ जेसन। तो जब भी हम एजेक्स कह रहे हैं, एजेक्स का मतलब यही है कि हम एपीआईज को कॉल कर रहे हैं, ये कॉल्स एसिंक्रोनसली वर्क कर रही है और हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने HTTP वर्ब्स के बारे में। यानी जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP पर, जैसे यहाँ पर ये हमारी डॉग्स की ब्रीड की रैंडम इमेजेस के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी है, तो इन रिक्वेस्ट के साथ ये हमारी HTTP रिक्वेस्ट है। कैसे पता चल रहा है? सामने HTTPS लिखा हुआ है। तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट है इसके लिए साथ एसोसिएटेड काफी सारे वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स यानी इंग्लिश के अंदर कुछ काम, जैसे गेट रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं, हम चाहे तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम चाहे तो डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम चाहे तो पिट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बट जनरली अभी जिस रिक्वेस्ट टाइप के साथ हम बात करेंगे ये हमारी गेट रिक्वेस्ट होगी। बट इसके अलावा भी बहुत सारे HTTP वर्ब्स होते हैं। जैसे गेट रिक्वेस्ट का जनरल मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी होती है यानी लेनी होती है, जैसे इस एपीआई को हम कॉल करेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी हमारा जेसन डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि इस रिक्वेस्ट का टाइप गेट रिक्वेस्ट है। जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कहने का मतलब है कि हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ कुछ डेटा पोस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ डेटा भेजना चाह रहे हैं। जब भी हम डिलीट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो जनरली जब डिलीट रिक्वेस्ट होती है एपीआईज के अंदर, तो वहां पर हम किसी ना किसी चीज को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी बस हम डेटा जो है, रिस्पॉन्स जो है उसको गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए नॉर्मली सिर्फ फ्रंट एंड वाली साइड यानी अभी जो क्लाइंट साइड कोड के साथ हम डील करेंगे, अभी जो हम एपीआई कॉल्स करेंगे उसमें हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के साथ डील करेंगे। बट जो डिफरेंट HTTP वर्ब्स हैं और इनके अलावा भी और भी काफी सारे, उनके साथ उन वर्ब्स के साथ हम तब डील करेंगे जब हम अपना सर्वर साइड कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी जब हम अपनी खुद की कस्टम बिल्ड एपीआईज बिल्ड करेंगे, यानी जब हम अपनी खुद की एपीआईज को बिल्ड करेंगे तब हम डिफरेंट HTTP वर्ब्स के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेटस कोड्स के साथ। तो जनरली जब भी हमारी एपीआई से रिस्पॉन्स वापस आता है तो हमारे पास बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं। इसमें सबसे फ्रीक्वेंटली हमने ये स्टेटस कोड्स देखे होंगे। अगर स्टेटस कोड 200 रिस्पॉन्स के साथ एक स्टेटस कोड भी आता है, अगर वो कोड 200 है तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। जैसे हमने ये अपनी डॉग एपीआई को कॉल लगाई थी, उसने हमें क्या किया, ये रिस्पॉन्स भेजा एंड इस रिस्पॉन्स के साथ हमारे पास कुछ स्टेटस कोड आया और यहाँ में दिख रहा है स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 एंड इट मीन्स ओके। तो इसका मतलब है सारी चीजें सक्सेसफुली काम कर गई। इसके अलावा और भी स्टेटस कोड्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज 404। जब भी हम किसी ऐसी एपीआई को कॉल करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी पेज अगर ऐसा होता है जो है ही नहीं, तो उसके लिए हमारे पास आता है नॉट फाउंड यानी 404। जैसे लेट्स सपोज यहाँ हम कर दे रैंडम, ये सेम रखें और लास्ट में कर दे रैंडम 2, तो हो सकता है रैंडम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हमारे पास आएगा स्टेटस 404 नॉट फाउंड। और यहाँ पर ऐसा नहीं है स्टेटस 404 हो गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में स्टेटस है एरर, या हमारे पास कुछ मैसेज आया साथ में कोड आया 404, तो इसका मतलब हमने गलत एपीआई को कॉल कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा हमारे पास 400 भी होता है विच मीन्स बैड रिक्वेस्ट, या हमारे पास 500 भी होता है जब भी किसी वेबसाइट के अंदर सर्वर साइड पर कोई इंटरनल सर्वर एरर हो जाता है तो उस केस में 500 दिखाई देता है विच स्टैंड्स फॉर इंटरनल सर्वर एरर। बट सिर्फ इतने स्टेटस कोड्स नहीं होते, बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं हमारे पास। हम चाहें तो सारे स्टेटस कोड्स को पढ़ भी सकते हैं, स्टेटस कोड्स MDN के अंदर जाकर। तो यहाँ हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनकी वैल्यू 100 से 199 के बीच में एग्जिस्ट करती है, 100 का मतलब होता है कंटिन्यू। जनरली हम इतने सारे नहीं देखेंगे, जो हमने अभी बात की जनरली हम उन्हीं के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसे सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो यूजुअली 2 के साथ स्टार्ट होते हैं, 200 का मतलब होता है ओके, 202 मतलब एक्सेप्टेड है। तो इस तरीके से काफी सारे हमारे पास आते हैं। अगर रीडायरेक्शन मैसेजेस होते हैं तो वो जनरली 3 के साथ स्टार्ट होते हैं। तो जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जो स्टेटस कोड है वो 3 के साथ स्टार्ट होते हैं। क्लाइंट के जो एरर मैसेजेस होते हैं वो 4 के साथ स्टार्ट होते हैं और सर्वर के जो एरर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो 5 के साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे क्लाइंट एरर कहने का मतलब है कि हमने ही गलत पेज को रिक्वेस्ट की, यानी हमने एज अ क्लाइंट अपने जावास्क्रिप्ट कोड से गलत एपीआई को रिक्वेस्ट भेज दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमारा जो URL है, जो हमारा लिंक है वही गलत है। तो उस केस में क्लाइंट की एरर है यानी हमारी एरर है, तो उस केस में 404 आएगा जो 4 से स्टार्ट होता है। पर अगर सर्वर के एंड में कोई एरर आ रहा है तो उस केस में हमें 500 दिखाई देगा विच इज एन इंटरनल सर्वर एरर। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स होते हैं। इन्हें सबको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जनरली जितने हमने 4 की बात की इनको अगर हम याद कर लें तो दैट इज अ गुड थिंग। वैसे जब हम अपने बैकएंड के सर्वर साइड के कोड के साथ डील करेंगे तब हम और स्टेटस कोड्स को एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए इतने स्टेटस कोड्स काफी हैं। और जनरली जो हमें याद रखना है वो ये रखना है 200 मीन्स इट्स गुड, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें अच्छे से रिसीव हो गया है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले कि हमारे जो API URLs होते हैं यानी एंड पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे भेज सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास कोई जनरल API होती है पर उसके अंदर हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल हमें गूगल से मिल जाता है कि जैसे ही हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर के ऊपर लेट्स सपोज हम सर्च करते हैं google.com, तो google.com को हम इमेजिन कर सकते हैं दैट दिस इज एन API कॉल। वैसे तो API कॉल नहीं है, वैसे तो हम गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा एंड पॉइंट है। तो हम किसे कॉल कर रहे हैं? हम कॉल कर रहे हैं www.google.com को। तो ये है हमारा नॉर्मल एंड पॉइंट जिसके बेसिस पर हमें एक चीज जो है वो मिल जाएगी, अपना पेज मिल जाएगा ब्राउजर के ऊपर। बट यहाँ पर अगर हम सर्च करना चाहते हैं लेट्स सपोज फॉर एप्पल या फिर हम सर्च करना चाहते हैं फॉर मैंगो, तो क्या होगा? हमारे पास काफी सारे इस तरीके से कंटेंट आ जाएगा। और अगर हम ऊपर वाले लिंक को एनालाइज करें तो यहाँ हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, सर्च क्वेश्चन मार्क Q इज इक्वल टू मैंगो। तो ये Q इज इक्वल टू मैंगो क्या है? ये बेसिकली हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है। क्वेरी स्ट्रिंग कहने का मतलब है कि हमारे लिंक के साथ ये जो नॉर्मल URL था उसके साथ क्वेश्चन मार्क के बाद हम कुछ की वैल्यू पेयर्स भेज सकते हैं। की वैल्यू पेयर्स में Q क्या है? Q हमारी की है और ये मैंगो क्या है? मैंगो हमारी वैल्यू है। इन की वैल्यू पेयर्स की हेल्प से हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेज दी अपने URL को। मतलब URL से हमें ये तो पता है कि google.com खुलना चाहिए, पर google.com के अंदर भी मैंगो वाला सर्च पेज हमारे लिए खुलना चाहिए जिसमें मैंगो ऑलरेडी सर्च हो। तो ये क्या होगी? ये क्वेरी होगी। हम चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक नया टैब ले लेते हैं www.google.com, यहाँ पर /search, तो ये तो इसे एंटर करेंगे। दिस इज बेसिकली आर एक API की तरह हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क के बाद हम अपनी क्वेरी स्ट्रिंग लिखते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग है Q इज इक्वल टू मैंगो। तो Q इज इक्वल टू मैंगो कहने का मतलब है कि अब हम मैंगो के लिए सर्च करेंगे। यहाँ पर Q इज इक्वल टू हैरी पॉटर अगर हमें लिखना होता, हैरी प्लस पॉटर, तो हैरी पॉटर के लिए सर्च हो जाता। अगर हम यहाँ पर लिखते Q इज इक्वल टू एप्पल, तो ये एप्पल के लिए सर्च हो जाता। तो इस तरीके से ये जो Q एंड इज इक्वल टू एप्पल का पेयर है, ये हमारा की वैल्यू पेयर है जो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग होती है। और ये क्वेरी स्ट्रिंग क्या कर रही है? हमारी नॉर्मल URL को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो क्वेरी स्ट्रिंग्स जनरली ऐसी ही दिखाई देती हैं कि हमारे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारी क्वेरी स्ट्रिंग आती है। जैसे हमने लिखा Q इज इक्वल टू हैरी प्लस पॉटर, तो इसमें जो Q है ये हमारी की है और ये जो हैरी प्लस पॉटर हमने लिखा ये हमारी वैल्यू है। अब जैसे एक और एग्जांपल है कि कोई भी अगर हमारे पास URL है, URL के बाद हमने लिखा क्वेश्चन मार्क, नेम इज इक्वल टू श्रद्धा एंड मार्क्स इज इक्वल टू 95, तो हमारे पास ये एक की है, ये उसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एक सेकंड की है और ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है। तो जब भी किसी API के साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है हम क्वेरी स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं एक्चुअल APIs के साथ। हमारे पास एक API है विच इज हैरी पॉटर API। ये API क्या करती है? इस API के पास पूरा का पूरा डेटाबेस है हैरी पॉटर की सारी मूवीज का और हैरी पॉटर की सारी बुक्स का। तो लेट मी जस्ट क्लोज या फिर छोड़ देते हैं इसे। हाँ, तो बेसिकली हम हैरी पॉटर की APIs के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ हम API की डॉक्यूमेंटेशन पर चले जाते हैं। दिस इज आर API। API इज www. API is https api.potterdb यानी potterdatabase.com। तो इस API का ये हमारे पास ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है। अब ये जो API है इसको कॉपी कर लेते हैं और हॉपस्कॉच के अंदर जाकर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो इस API को हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारे पास ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया कुछ इस तरीके से। रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास और डिफरेंट API राउट्स हैं। API राउट्स यानी इस API के अंदर भी जाकर आप और डिटेल में कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस API के अंदर अगर हम डॉक्स में जाएं तो डॉक्स में जाकर हमें पता चलेगा कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं जिनके बेसिस पर, और बुक्स के अंदर हमें स्लग मिलेगा, हमें टाइटल मिलेगा, बुक का हमें समरी मिलेगी। हम चैप्टर्स के बेसिस पर सर्च कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के बेसिस पर सर्च कर सकते हैं, मूवीज के बेसिस पर सर्च कर सकते हैं, पोर्शंस, स्पेल्स हम सर्च कर सकते हैं हैरी पॉटर के। तो बेसिकली इन्हीं में से हमको ये रैंडम API जो राउट है उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमें सारी की सारी मूवीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा ये एक राउट है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये एक राउट है हमारे पास V1 मूवीज। तो V1 मूवीज से क्या होगा? तो हमारा API का इतना पोर्शन तो सेम रहा, पर उसके आगे अगर हमने वर्जन 1 मूवीज लिख दिया तो सारी सारी मूवीज आ जाएंगी, सेंड की रिक्वेस्ट। तो अब जो हमारे पास चीज़ आएगी ये सारी सारी मूवीज आ गई। इस मूवी का टाइटल है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। सो दिस इज पार्ट ऑफ हैरी पॉटर। और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, ये वाली हमारे पास मूवी आ गई। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, तो हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। तो इस तरीके से जितनी भी हैरी पॉटर वाली मूवीज हैं वो सारी की सारी हमारे पास आ गई इन दिस जेसन फॉर्मेट। थोड़ा सा दोबारा से मिनिमाइज कर लेते हैं। तो काफी सारा डेटा हमारे पास आ गया है। एंड अगर आप इस डेटा को देखेंगे डेफिनेटली ये जेसन डेटा है, ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं बना, ये कोड के पढ़ने के लिए बना है। बट हम कुछ कुछ पढ़ के समझ पा रहे हैं कि मूवीज में बहुत सारी मूवीज हैं। ये डेटा क्या है? डेटा के बाहर हमें इस तरीके का कुछ स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये डेटा क्या है? ये डेटा एक्चुअली एक एरे है। एरे के अंदर हर इंडिविजुअल एक हमारी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारी एक मूवी के बारे में सारी डिटेल्स है, उसका टाइटल है, उसकी समरी है। अब हम चाहते हैं हमें एक पर्टिकुलर मूवी की डिटेल चाहिए। तो पर्टिकुलर मूवी की डिटेल के लिए यहाँ पर अगर मूवीज पर जाएं तो API जो है इसको यूज करने का तरीका बेसिकली ये है कि हमें स्लैश करके आगे उस मूवी की ID देनी पड़ेगी। एक बार हम बात कर लेते हैं कि हम एक्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम अपने ओरिजिनल URL पर जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ में दिखाई दे रहा है API राउट्स के अंदर V1 मूवीज से तो हमें मूवीज मिलेंगी, बट V1 मूवीज के सामने एक और हमारे पास वैसा सा आइडेंटिकल राउट है जिसके सामने लिखा हुआ है :ID। जैसे अगर हमारा कोई भी URL होता है, URL के सामने अगर इस तरीके से लिखा होता है :ID या :number या :Q, इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हुई है, या फिर कई बार ऐसे भी लिखा होता है डबल कोट्स ID, या हो सकता है हमारे पास लिखा हो एंगुलर कोट्स ID। तो इसका मतलब होता है ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं जिनके लिए हमें वैलिड वैल्यू पास करने की जरूरत है। मतलब ये जो वैल्यू है, इतना जो पार्ट है, इसे किसी वैलिड वैल्यू से रिप्लेस किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर V1 मूवीज /ID लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इस इतने पार्ट को हम एक वैलिड मूवी ID से रिप्लेस करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक मूवी की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो V1 मूवीज कर लेते हैं। तो V1 मूवीज से हमारे पास सारी मूवीज आ गई। और लेट्स सपोज ये वाली जो मूवी है
कोई नोन मूवी हम कर लेते हैं, हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। ये वाली जो मूवी है इसकी आईडी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, स्लैश एक बार लिख के देखते हैं कोलन आईडी, सेंड की रिक्वेस्ट, जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करी ये आ गया स्टेटस 404। इसका मतलब है कि ये जो पेज है एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्लैश आईडी वर्क नहीं करेगी। कुड नॉट फाइंड द मूवी विद आईडी इज इक्वल टू कोलन आईडी। तो यहाँ हमें एक वैलिड आईडी पास करनी पड़ेगी, ये वाली आईडी। सेंड कर दी रिक्वेस्ट, तो अब हमारे पास सिंगल मूवी का डेटा आएगा। कौन सी सिंगल मूवी है, हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। उसकी समरी आ गई, डायरेक्टर आ गए, प्रोड्यूसर आ गए, एक्टर्स का शायद नहीं है डिटेल हमारे पास, बजट आ गया, बॉक्स ऑफिस आ गया, रेटिंग आ गई, ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से काफी सारी डिफरेंट डिटेल्स हमारे पास आ गई। तो एक तो तरीका होता है क्वेरी स्ट्रिंग्स, कि कैसे क्वेरी स्ट्रिंग्स के साथ हम एपीआई एंड पॉइंट्स के साथ एडिशनल डेटा पास कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्टली हम अपने एपीआई राउट्स क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, अपनी वैल्यू को रिप्लेस किया एक वैलिड आईडी वैल्यू के साथ, और उसने हमें उस आईडी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे दी। अब क्वेरी स्ट्रिंग्स का एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और एपीआई को यूज करेंगे, ये हमारी यूनिवर्सिटी एपीआई। तो गिटहब के ऊपर हम इस लिंक पर जा सकते हैं, github.com hippo/university domains list। तो ये हमारी एक रैंडम एपीआई है जो किसी ने क्रिएट कर रखी है। इस एपीआई के अंदर अगर हम जाएं तो बेसिकली ये वाला एपीआई लिंक है जिसके ऊपर हम एक क्वेरी भेज सकते हैं, सेंड करेंगे क्वेरी, एंड ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आ गई। तो इस एपीआई के अंदर क्या है, इस एपीआई के अंदर हम अपनी कंट्री के बेसिस पर कॉलेजेस को सर्च कर सकते हैं। तो इस एपीआई को हम बाद में यूज करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए, बट अभी के लिए ये हमारा एपीआई है और एपीआई से ये सारे रिस्पॉन्सेज अभी हमारे पास आ रहे हैं। बट इसके आगे एक स्लैश सर्च करके राउट है, जिसके बाद अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन नेम इज इक्वल टू इंडिया, अगर हमने सिर्फ इतना लिखा और हमने सेंड की रिक्वेस्ट, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज की इन्फॉर्मेशन इस एपीआई के पास है वो सारे के सारे आ गए। या लेट्स सपोज इंडिया की जगह अगर हम करते हैं कनाडा, सेंड किया तो कनाडा के जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे फर्स्ट कॉलेज का नेम है कनाडा कॉलेज, और सेकंड कॉलेज का नेम है रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा, तो थर्ड का नेम है फर्स्ट नेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। तो इस तरीके से तीन ही आए। हम चाहें तो लेट्स सपोज वी सेंड इट फॉर नाइजीरिया, एंटर किया, वी गेट नाइजीरिया डिफेंस अकेडमी, वी गेट नाइजीरिया टर्किश नाइल यूनिवर्सिटी, ABTI अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया। तो इस तरीके से किसी भी कंट्री के नेम के बेसिस पर उसके यूनिवर्सिटी के डेटा को हम लेकर आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा है हमने, ये जो नेम इज इक्वल टू नाइजीरिया है, ये बेसिकली हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर नेम हमारी की है और नाइजीरिया जो भी हम कंट्री का नाम सेंड करें वो हमारी वैल्यू है। जनरली हमारी वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, हम कोई भी वैल्यू चेंज करके भेज सकते हैं, बट हमारी की जो है कॉन्स्टेंट रहती है। बट लेट्स सपोज नेम इज इक्वल टू नाइजीरिया के साथ, या हमने साथ में लिख दिया स्टेट इज इक्वल टू दिल्ली। अब जब हम क्वेरी को सेंड करेंगे तो हमारे पास 404 नहीं आएगा या कुछ और रैंडम एरर नहीं आएगा, हमारे पास सेम डेटा आएगा। ये डेटा आने का रीजन ये है कि क्वेरी स्ट्रिंग्स के अंदर अगर हम ऐसा कोई की वैल्यू पेयर भेज देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसको एपीआई रिकॉग्नाइज नहीं करती रिक्वेस्ट के अंदर, तो एपीआई क्या करती है, सिंपली उसे इग्नोर कर देती है। तो जो की वैल्यू पेयर क्वेरी स्ट्रिंग्स के अंदर वैलिड नहीं होता उसे वो इग्नोर हो जाता है, और जो यूजफुल होता है जिसे हमारी एपीआई रिकॉग्नाइज करती है उसे वो यूज कर लेती है। तो इस तरीके से अभी तक हमने दो तरीके देखे जब हम यूआरएल के अंदर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि कैसे वेरिएबल की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखा कि कैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग्स के थ्रू एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। अब देखने वाले हैं हम एक और तरीका जो होते हैं हमारे HTTP हेडर्स। तो अभी तक हमने वेरिएबल्स देख लिए, हमने क्वेरी स्ट्रिंग्स देख ली, हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ हेडर्स भी भेज सकते हैं और हेडर्स की फॉर्म में हम एडिशनल डेटा भेजते हैं अपनी एपीआई रिक्वेस्ट को। जैसे यहाँ पर अगर हम किसी भी लेट्स सपोज हम google.com के पेज पर जाते हैं और यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके अगर हम अपने नेटवर्क टैब में जाएंगे तो अभी नेटवर्क टैब के अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रही, बट हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं लेट्स सपोज फॉर मैंगो। जैसे ही मैंगो सर्च किया यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई। ये सारी क्या है, ये सारी इंडिविजुअली हमारी रिक्वेस्ट है, एक एक जो है हमारी रिक्वेस्ट है, और इनका स्टेटस यहाँ दिखा रहा है स्टेटस 204, स्टेटस 204, यहाँ स्टेटस 200 दिखा रहा है, यहाँ स्टेटस 200 दिखा रहा है, रिक्वेस्ट के टाइप भी दिखा रहा है हमें। लेट्स सपोज हमने किसी एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया, जैसे किसी रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके हम हेडर्स पर जा सकते हैं, और हेडर्स पर हमें जनरली दो तरीके के हेडर्स दिखाई देंगे। ये तो जनरल रिक्वेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि रिक्वेस्ट का मेथड क्या था, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट की, स्टेटस कोड क्या था, 204 था स्टेटस कोड, ये रिक्वेस्ट का यूआरएल था। इन सब की डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे कि रिक्वेस्ट कैसे जनरेट हुई क्योंकि वो तो गूगल कर रहा है ऑटोमेटिकली। एक होता है हमारा रिस्पॉन्स हेडर, एक होता है हमारा रिक्वेस्ट हेडर। हेडर्स का बेसिकली काम होता है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। ये रिक्वेस्ट के अंदर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के काम आते हैं, रिस्पॉन्स में भी। हम अभी जनरली रिस्पॉन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपनी रिक्वेस्ट वाले हेडर्स के बारे में बात करेंगे कि जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर भी कुछ हेडर्स में इन्फॉर्मेशन भेजती है और हम रिक्वेस्ट में भी कुछ हेडर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो हम रिक्वेस्ट वाले हेडर्स को देखते हैं। रिक्वेस्ट हेडर्स में हमारी एक अथॉरिटी दिख रही है, हमारा एक मेथड नाम से दिख रहा है, एक पाथ दिख रहा है जो हमने भेजा है। ये एक्जैक्टली हमने नहीं भेजा, गूगल का जो क्लाइंट साइड कोड लिखा हुआ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये जो सारे हेडर्स हैं, हेडर्स यानी की वैल्यू पेयर्स, ये सेंड हो रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट के साथ। जैसे लेट्स सपोज यहाँ हम एक और रिक्वेस्ट देख लेते हैं, ये हमारी मैंगो वाली रिक्वेस्ट थी। इसमें रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से गई है फ्रॉम क्लाइंट साइड। तो यहाँ प्लेटफॉर्म का नाम दिख रहा है हमें कि मैक OS है, कौन से प्लेटफॉर्म वर्जन पे 11.2.2। तो ये जो मेरी मशीन की है जिसके ऊपर अभी लेक्चर चल रहा है, उस मशीन की इन्फॉर्मेशन साथ के साथ भेजी जा रही है हमारी रिक्वेस्ट के साथ। तो जब भी हमारी रिक्वेस्ट जाती है किसी भी सर्वर के पास, किसी भी एपीआई के पास, हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी है तो बहुत सारा एडिशनल डेटा जाता है रिक्वेस्ट के साथ, पर वो सारा डेटा हमारे लिंक में नहीं होता, हमारे यूआरएल में नहीं होता। वो सारा का सारा एडिशनल जो डेटा होता है हम रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर भेज रहे होते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक और एपीआई है, इस एपीआई का नाम है डैड जोक्स। तो बेसिकली ये एपीआई हमें डिफरेंट जोक्स देती है। इस लिंक पर हम जा सकते हैं icanhasdadjokes.com एंड इसके एपीआई पर हम जाएंगे तो यहाँ पर एपीआई के लिए हमारे पास ये वाला लिंक है जिसके ऊपर हम गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जूम इन कर लेते हैं, ये हमारा लिंक है जिसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। तो इस लिंक से क्या करते हैं, हम एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक जोक आता है,
जोक आ रहा है, व्हाट इज वेम्पायर्स फेवरेट फ्रूट? अ ब्लड ऑरेंज। तो इस तरीके से कोई भी जोक आएगा, हमारे पास स्टेटस आएगा, हमारे पास उस जोक की आईडी आएगी। लेकिन अभी जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स हमारा जेसन फॉर्मेट में है। हेडर्स के अंदर जाएं तो ये हमारे रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं, ये हमारे रिक्वेस्ट के हेडर्स नहीं है, ये हमारे रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्स बॉडी के साथ आए। रिस्पॉन्स हेडर्स में यहाँ मुझे कंटेंट टाइप अपना दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन जेसन, पर हम चाहें तो इस टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम एक एक्सेप्ट हेडर भेज सकते हैं, यानी एक्सेप्ट नाम का एक हेडर भेज सकते हैं, जिसकी हम अगर वैल्यू चेंज कर दें तो हमारे रिस्पॉन्स का टाइप चेंज हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज हम प्लेन टेक्स्ट चाहते हैं, हमें रिस्पॉन्स में प्लेन टेक्स्ट चाहिए, तो हम नए हेडर सेंड कर सकते हैं। हमारी ये एपीआई रिक्वेस्ट है, ये हमारी गेट रिक्वेस्ट है, इसके साथ अगर हमें हेडर सेंड करने हैं तो पैरामीटर्स, बॉडी, ऑथराइजेशन, इन सब के साथ यहाँ पर एक हेडर्स का ऑप्शन भी होता है। अच्छा, इसमें हेडर्स में ऑलरेडी हमने एक्सेप्ट में क्या लिखा हुआ था, एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन लिखा हुआ था, इसीलिए हमारा जो फॉर्मेट है वो जेसन में आया है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफॉल्ट फॉर्मेट है HTML। जैसे अभी हेडर्स में क्या है, इसे डिलीट करें तो अभी कोई हेडर्स नहीं है। हेडर लिस्ट क्या है, हेडर लिस्ट खाली है, अभी हेडर लिस्ट खाली है। हम एक और रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इस बार ये एपीआई क्या करेगी, इसने हमें रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स बॉडी भेजी है, बट रिस्पॉन्स में हमें HTML डेटा भेजा है। और हेडर्स के अंदर जाएं तो कंटेंट टाइप भी हम देख सकते हैं, तो कंटेंट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट HTML। हम चाहे तो HTML डेटा की जगह दोबारा से जेसन मंगवा सकते हैं। कैसे? हमें बेसिकली एक हेडर ऐड करना पड़ेगा, तो हेडर की वैल्यू ऐड करेंगे। हेडर की वैल्यू हम दे सकते हैं एक्सेप्ट नाम से। सो दिस इज माई हेडर नेम एंड इस पर्टिकुलर हेडर की वैल्यू हो जाएगी एप्लीकेशन जेसन, तो उससे हमारे पास जेसन डेटा आएगा। इसे पेस्ट कर देते हैं, सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तो इस बार रिस्पॉन्स में दोबारा से जेसन डेटा आया, एक नया जोक आया हमारे पास। और रिस्पॉन्स हेडर्स में जाकर कंटेंट टाइप देखेंगे तो इस बार दैट कंटेंट टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन हेडर्स। हम चाहें तो डिफरेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं एक्सेप्ट के लिए। लेट्स सपोज वी वांट प्लेन टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट प्लेन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस बार सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे रॉ डेटा आया सिर्फ, जिसके अंदर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है, तो ये हमारे पास रॉ डेटा यहाँ पर आया। एंड हेडर्स के अंदर इस बार अगर कंटेंट टाइप देखें तो दैट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लेन। तो इस तरीके से हम हेडर्स के साथ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ, कि किस तरीके का रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर और कोई दूसरी एडिशनल डिटेल्स। जनरली हेडर्स के साथ हम काफी सारा मेटा डेटा भी भेजते हैं। मेटा डेटा इज बेसिकली डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका रिस्पॉन्स से हो सकता है कोई एज सच नाता ना हो, वैसी इन्फॉर्मेशन को यानी मेटा डेटा को भी हम हेडर्स की फॉर्म में अपने एपीआईज को भेजते हैं। तो हेडर्स को भी हम काफी ज्यादा यूज कर रहे होंगे, हमारे जो HTTP हेडर्स हैं। तो अभी तक हमने एपीआईज के अंदर काफी सारी चीजें देख ली। एपीआईज के अंदर हमने ये देख लिया एपीआई वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेटस कोड क्या होता है, हमारी क्वेरी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, या हमारे हेडर्स कैसे काम करते हैं, और एपीआईज जनरली कैसे काम करते हैं। और हॉपस्कॉच से हमने काफी सारी एपीआई की कॉल्स अभी तक लगा ली है। तो आई होप एपीआईज को रिक्वेस्ट भेजने का, उनको रिस्पॉन्स लेने का जो प्रोसेस होता है, जो हमने टूल के थ्रू देखना था, वो हमें अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम एक्चुअली अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से ये सारा का सारा काम करने वाले हैं। अब अभी तक हमारी जितनी भी एपीआई रिक्वेस्ट गई हैं वो सारी हॉपस्कॉच से गई हैं। अब हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट कोड को यूज करेंगे अपनी एपीआई रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, डेटा जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट पर काम करने वाले हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे अपने फेच का। अब जनरली यानी फेच से पहले बहुत लंबे टाइम तक जो हमारी रिक्वेस्ट भेजी जाती थी एपीआई को, वो भेजी जाती थी यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारी एक ऑब्जेक्ट हमें बनानी पड़ती थी, उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मेथड्स होते थे जिनको यूज करके हम अपनी रिक्वेस्ट को भेजते थे। बट इस तरीके के अंदर काफी सारे इश्यूज थे, इंक्लूडिंग कि यहाँ पर एसिंक एंड हमारे प्रोमिसेस वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम नहीं करते थे। इसीलिए हमारे पास एक बेटर मेथड है, जिससे हम पिछले कुछ सालों से अपने एपीआई रिक्वेस्ट जो है उनको भेजते आ रहे हैं। तो हम फेच को यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली लिखते हैं अपने कोड के अंदर फेच, और उसके अंदर हम अपने URL को लिख देते हैं, और उससे क्या होती है, ऑटोमेटिक हमारी तरफ से इस URL एंड पॉइंट पर एक रिक्वेस्ट चली जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो एक URL वेरिएबल बना लेते हैं, लेट URL इज इक्वल टू दिस URL। हम क्या करने वाले हैं, रैंडम कैट फैक्ट वाले URL को एक्सेस करेंगे, वहां से एक रैंडम फैक्ट लेकर आएंगे यूजिंग आवर एपीआई रिक्वेस्ट। और अपने कोड के अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं फेच URL, इसे कर लेते हैं सेव, एंड ये हमारा पेज है, यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश करके। वैसे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, बट नेटवर्क टैब के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये डिफरेंट रिक्वेस्ट हैं जो हमने भेजी हैं। हमने पहले index.html style.css app.js को रिक्वेस्ट भेजी, तो हमारा पेज हमारे लिए डिस्प्ले हुआ है। और ये चौथी एक रिक्वेस्ट गई है फैक्ट यानी catfact.ninja वाली एपीआई को। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमें पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट जो गई है उसके बाद एक रिस्पॉन्स भी आया है। हमारे पास एक एक्चुअल रिस्पॉन्स आ चुका है जो हमारी नेटवर्क टैब में विजिबल है, बट वो हमें बाहर कहीं विजिबल नहीं है। प्रीव्यू करेंगे अगर तो वही सेम हमें रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, कुछ हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं, ये हमारे रिक्वेस्ट के हेडर्स हैं जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है, यानी हमने एक गेट रिक्वेस्ट भेजी है इस अथॉरिटी को, कौन सी स्कीम से, HTTPS से, और ये हमारा रिस्पॉन्स आया। अब इंटरेस्टिंगली हमारा ये जो फेच URL वाला फंक्शन होता है, ये फंक्शन, ये मेथड हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। यानी अगर इसे कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें और फिर एक रिक्वेस्ट भेजें, तो हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्पॉन्स। यानी एपीआई को रिक्वेस्ट गई और इस मेथड ने हमें एक प्रॉमिस रिटर्न किया। अब जब भी प्रॉमिस रिटर्न होता है, ऑब्वियसली हम प्रॉमिस वाले मेथड्स को यूज कर सकते हैं, यानी हमारा देन और हमारा कैच मेथड। तो प्रॉमिसेस के जो मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प से हम अपने एपीआई के रिस्पॉन्स के साथ काम करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला अपना मेथड लिखते हैं देन मेथड। देन मेथड के अंदर हमें पता है कि हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आया होगा, ये जो रिस्पॉन्स आया होगा इसे हमने अपने फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, और फिर हम प्रिंट करवाएंगे console.log रिस्पॉन्स को। और लेट्स सपोज अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर हम कैच यूज कर सकते हैं। कैच के अंदर हमारे पास कोई एरर आ जाएगा, एंड फिर हम प्रिंट करवा देंगे console.log हमारा एरर ERR, इसको कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से हमने फेच फंक्शन में अपना URL भेजा, उससे एक रिक्वेस्ट गई तो वापस एक प्रॉमिस आया, और अगर प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है तो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं, थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर लेते हैं RES रिस्पॉन्स की तरह, एंड अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर हम उस एरर को प्रिंट करवा देंगे। अब अगर इस कोड को रिफ्रेश करें तो जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, हमारे लिए हमारा रिस्पॉन्स आकर प्रिंट हो गया। तो रिस्पॉन्स के अंदर काफी सारी डिटेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, हमारा URL दिखाई दे रहा है, टाइप दिखाई दे रहा है, स्टेटस
दिखाई दे रहा है कि 200, मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। एंड इसके अलावा कुछ बॉडी जैसी चीज दिखाई दे रही होगी। बॉडी के अंदर हमें पता चल रहा है हमारे लिए कुछ रीडेबल स्ट्रीम है, यानी एग्जैक्ट जो डेटा है जो इस नेटवर्क टैब के अंदर फैक्ट में जाके ये रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारा फैक्ट आया है कैट्स हैव 3 आईलिड्स, ये वाला रिस्पॉन्स हमें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि कंसोल के अंदर हमें कुछ अलग सा ही रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, रीडेबल स्ट्रीम इस तरीके का उसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अब उस डेटा को तो हम नहीं रीड कर पा रहे, बट हमें ये पता चल रहा है रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल रही। बट यहीं पर अगर हम गलत यूआरएल को रिक्वेस्ट कर देते तो फैक्ट के सामने 2 लगा देते हैं, गलत यूआरएल, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो इस बार क्या है, इस बार हमारे पास एरर आ गया और इसने प्रिंट भी कर दिया एरर। क्या टाइप एरर है, फेल्ड टू कैच। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है क्या एरर आई हमारे पास, 404 एरर आया, पेज नॉट फाउंड, यानी हमने गलत यूआरएल को रिक्वेस्ट किए तो सही यूआरएल को रिक्वेस्ट करने पर इस तरीके का कुछ रिस्पॉन्स आएगा। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो हमारे प्रोमिसेस होते हैं, मतलब फेच यूआरएल में हमारे पास जो प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस तभी रिजॉल्व हो जाते हैं जैसे ही हमारी एपीआई रिस्पॉन्स के साथ कुछ हेडर्स रिटर्न कर देती है। तो जरूरी नहीं है कि जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स था जो नेटवर्क के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है ये कंप्लीटली अभी हमारे पास नहीं आया, पर कुछ हेडर्स रिटर्न कर दिया अगर एपीआई ने, वैसे ही हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा और जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया वैसे ही हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अभी जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम दाल बना रहे थे और दाल के अंदर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया वैसे ही अज्यूम हो गया कि दाल पक गई है, बट एक्चुअली दाल पकी नहीं है, पर उसके अंदर मटीरियल तो सारा फिर भी अवेलेबल है। तो उस मटीरियल को एक्सेस करने के लिए हमें अपने डेटा को दोबारा पास करना पड़ता है। अब डेटा को पास करने के लिए मतलब हमारे पास एक रीडेबल स्ट्रीम है डेटा की। यहाँ रीडेबल स्ट्रीम कहने का मतलब है हमारे पास डेटा है बट हम उसे अभी पढ़ नहीं पा रहे। तो डेटा को पढ़ने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं response.json और इस फंक्शन से हमारा डेटा रीडेबल बन जाता है, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है। और ये जो फंक्शन होता है ये हमें दोबारा से एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जैसे अगर console.log करवा कर देखें response.json, तो ये वाला जो मेथड है ये भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। रिफ्रेश करेंगे तो पहली हमारे पास रिस्पॉन्स वाली वैल्यू आ गई और दूसरा हमारे पास प्रॉमिस आ गया। ये हमारा प्रॉमिस है और प्रॉमिस के अंदर क्या है, रिजल्ट में एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रॉमिस के रिजल्ट में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा डेटा है। तो हम चाहें तो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर response.json लिख लेते हैं। response.json से हमारे पास एक प्रॉमिस आया, प्रॉमिस पर हम मेथड्स लगा सकते हैं। तो देन मेथड हमने लगा लिया अपने डेटा के लिए, इसके अंदर हम console.log कर लेते हैं अपना डेटा, इसको कर लेते हैं सेव। तो बेसिकली response.json के ऊपर हमने देन मेथड लगाया, उसमें डेटा एक्सेस किया और उसे हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाएंगे तो अब हमारे पास प्रॉपर जेसन डेटा आएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा रिस्पॉन्स आया और ये हमारा जेसन डेटा आया। जेसन डेटा के अंदर एक हमारे पास फैक्ट है, एक हमारे पास लेंथ है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहे तो इस कोड को और थोड़ा सा रीफैक्टर कर सकते हैं, जैसे यहाँ से देन मेथड से हम रिटर्न कर सकते हैं response.json और जैसे ही रिटर्न होगा उसके लिए एक और मेथड बना लेंगे कि जैसे ही ये वाला मेथड सक्सेसफुल हो जाएगा वैसे ही ये मेथड रन हो। मतलब यहाँ से अगर प्रॉमिस फुलफिल हो गया तो अब यहाँ इस वाले मेथड में जाएंगे, इस वाले मेथड में हमारी डेटा की वैल्यू हमारे पास आएगी, डेटा की वैल्यू आएगी तो console.log करके हम अपने डेटा को करवा देंगे प्रिंट। सेव कर लिया तो अब ये मेथड चेनिंग से हमारा कोड और ज्यादा कॉम्पैक्ट दिख रहा है। इसका मतलब है फेच यूआरएल में अगर फेच यानी कुछ लेकर आना, अगर हमारे पास डेटा आ गया तो पहले तो रिजल्ट को प्रिंट करवा दो, फिर डेटा को पार्स कर लो, उसके बाद अगर वो चीज सक्सेसफुल हो गई तो अपने डेटा को प्रिंट करवा दो। रिफ्रेश किया तो इस बार रिस्पॉन्स आया, फिर हमारा डेटा आया। हम चाहें तो सिर्फ डेटा का फैक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश तो हमारे पास डेटा का सिर्फ फैक्ट प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने किसी भी एपीआई को, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर, या हम चाहे तो रिस्पॉन्स के साथ और भी डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फैक्ट आ गया और उसे हमने प्रिंट भी करवा दिया, तो उसके बाद हम एक और रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए दोबारा से हम चेनिंग यूज कर सकते हैं। हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे फेच ऑफ यूआरएल, यानी इस सेम यूआरएल के ऊपर दोबारा हम रिक्वेस्ट भेजेंगे फेच यूआरएल से और वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी। इस रिटर्न प्रॉमिस को हम इस देन मेथड से रिटर्न कर देंगे एंड कैच करके एक और देन मेथड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा सेकंड रिस्पॉन्स कैच हो जाएगा और इस रिस्पॉन्स से दोबारा से हम response.json रिटर्न कर देंगे। response.json रिटर्न होकर क्या करेगी, ये हमें एक और प्रॉमिस दे देगी। इस प्रॉमिस के अंदर दोबारा से हमारा वैलिड डेटा आ जाएगा और इसे भी कैच करने के लिए हम दोबारा डेटा 2 को कैच कर लेंगे और console.log करके प्रिंट करवा देंगे अपने डेटा 2 को। तो इस console.log को हटा देते हैं और यहाँ पर डेटा फैक्ट के साथ लिख देते हैं डेटा 1 इज इक्वल टू, एंड यहाँ हम लिख देते हैं डेटा 2 इज इक्वल टू डेटा 2 डॉट फैक्ट। तो क्या एक्जैक्टली किया इसको एक बार देखते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट रिक्वेस्ट की, फर्स्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई तो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर दिया, तो प्रॉमिस एक और कैच कर लिया डेटा के लिए, तो यहाँ पर हमारा डेटा 1 आ गया, उसको प्रिंट कर दिया और एक और रिक्वेस्ट की। जैसे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स को कैच किया, उसे जेसन में कन्वर्ट किया तो एक और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आ गई, फिर उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के डेटा 2 को कैच करेंगे और प्रिंट करवा देंगे अपने डेटा 2 को। कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार ये हमारा फर्स्ट डेटा आ गया एंड ये हमारा सेकंड डेटा आ गया। फर्स्ट डेटा में एक रैंडम फैक्ट आ गया, सेकंड डेटा में एक रैंडम फैक्ट आ गया। तो इस तरीके से प्रोमिसेस को यूज करके हम अपनी एपीआई कॉल्स को कर सकते हैं और ये एपीआई कॉल बेसिकली एसिंक्रोनस है, यानी जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता इनके रिजॉल्व होने के लिए। यानी हमने लास्ट में अगर लिखा हुआ है console.log आई एम हैप्पी, इस तरीके से कुछ हमने लिखा हुआ है, सेव एंड रिफ्रेश, तो पहले आई एम हैप्पी प्रिंट हो जाएगा और एपीआई कॉल्स बैकएंड में चलती रहेंगी और जैसे ही एपीआई कॉल रिजॉल्व हो जाएगी वैसे क्या हो जाएंगी, उनका जो डेटा है वो आकर प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी कॉल्स एसिंक्रोनसली काम कर रही है, जावास्क्रिप्ट उन कॉल्स के रिजॉल्व होने का वेट नहीं कर रहा। तो यही एक्जैक्ट काम होता है प्रोमिसेस का। तो यहाँ पर प्रोमिसेस हमारे काफी ज्यादा काम आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले कि कैसे प्रोमिसेस के साथ अब हम असिंक और अवेट के कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपने फेच को यूज करने वाले हैं विद असिंक एंड अवेट। तो असिंक एंड अवेट के कॉम्बिनेशन को हम सेम काम करने के लिए परफॉर्म करेंगे। तो अब असिंक एंड अवेट के कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देंगे गेट फैक्ट्स। तो ये हमें रैंडम फैक्ट्स लाकर देता है ये वाला फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, ये फेच यूआरएल को कॉल लगाएगा। तो फेच यूआरएल को कॉल लगाएगा तो हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा और हम console.log करके इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमने कर लिया।
रिफ्रेश करेंगे, हम गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे, तो इस बार क्या होगा, अभी हमारे पास अनडिफाइंड आने वाले। क्यों आएगा अनडिफाइंड? अनडिफाइंड इसलिए आएगा क्योंकि फेच यूआरएल को तो कॉल चली गई, पर जावास्क्रिप्ट क्योंकि सिंक्रोनस है तो वो वेट नहीं करेगा, वो प्रिंट करवा देगा रिजल्ट को, पर हो सकता है रिजल्ट अभी आया ही ना हो एपीआई से, तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड आ सकता है। एंटर करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास प्रॉमिस है, पर प्रॉमिस की वैल्यू अभी क्या है, प्रॉमिस की वैल्यू है रिजल्ट में अनडिफाइंड। यहाँ भी प्रॉमिस के अंदर क्या है, रिजल्ट में अनडिफाइंड, मतलब अभी हमारी एपीआई कॉल सक्सेसफुल नहीं हुई थी, इसीलिए रिजल्ट में आया अनडिफाइंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेच के आगे अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसिंक्रोनस कॉल है, तो हम क्या करेंगे, इस एसिंक्रोनस कॉल के कंप्लीट होने का वेट करेंगे और उसी के बाद अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे और इस बार हमारा जो वैलिड रिस्पॉन्स है उसे हम प्रिंट करवा देंगे। बट अभी दोबारा से ये जो वैलिड रिस्पॉन्स है ये अलग फॉर्मेट में आया है, तो हम इसे अपने वैलिड डेटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे, दोबारा से अवेट कर लेंगे अपने response.json को। हम response.json के लिए भी क्यों अवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसके लिए भी अवेट करना जरूरी है। एंड फाइनली हम अपने डेटा को प्रिंट करवा देंगे। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे, तो ये हमारा प्रॉमिस आ गया एंड ये हमारा डेटा आ गया। हम चाहें तो डेटा के सिर्फ फैक्ट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया तो फैक्ट्स की जगह फैक्ट, तो ये हमारा फैक्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। अब जनरली अगर हमारा यूआरएल गलत हो, जैसे हमने फैक्ट 2 कर दिया, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। अब एरर से बचने का हमें तरीका पता है, हम क्या करते हैं, सारी की सारी कॉल्स को अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐड करते हैं, तो ये हमारी ट्राई के अंदर आ गई एंड साथ के साथ एक कैच ब्लॉक बना लेते हैं अपने एरर्स के लिए और console.log कर देंगे हमारा जो भी एरर आएगा एंड ई को हम करवा देंगे प्रिंट। सेव कर लेते हैं, अब रिफ्रेश करेंगे तो गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे, तो ये हमारे पास एरर्स आ जाएंगी और ये एरर यहाँ पर कैच हो गई। लेट्स सपोज इसके बाद भी अगर हमने कुछ लिखा होता console.log by, सेव रिफ्रेश, तो वो चीज़ भी एग्जीक्यूट होगी, मतलब इस एरर के आने से हमारा कोड एग्जीक्यूशन रुक नहीं जाएगा। एंड इसके साथ अगर हम चेनिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमें और भी डिफरेंट कॉल्स करनी है आगे की, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। इस बार रिजल्ट 2 को लेकर आएंगे, डेटा 2, ये हो जाएगा रिजल्ट 2 डेटा 2 एंड दोबारा से एक और फेच करेंगे, उसे भी प्रिंट करवाएंगे। अपना लिंक ठीक कर लेते हैं, सेव एंड रिफ्रेश, गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे तो हमारे पास 2 रैंडम फैक्ट्स प्रिंट होकर आएंगे। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट कॉल्स को हम लिख सकते हैं और ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट होगा अपनी एपीआई कॉल्स को कॉल लगाने का, और ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट होगा अपनी एपीआई कॉल्स को रिक्वेस्ट भेजने का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सियोस के बारे में। एक्सियोस हमारी लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से हम अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। अब अभी तक हमने बात की है अपने फेच मेथड की, एंड एक्सियोस क्या करती है, इंटरनली फेच को यूज करती है, बट ये कह सकते हैं एक और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, एक और थोड़ा सा बेटर तरीका है अपनी रिक्वेस्ट को भेजने का। तो हम एक्सियोस को यूज करके भी सेम एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब एक्सियोस के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक्सियोस के लिंक पर जा सकते हैं, एक्सियोस गिटहब के लिए सर्च कर सकते हैं और ये हमारी एक्सियोस का लिंक आ जाएगा। अब जनरली एक्सियोस एक लाइब्रेरी है तो उसको इंस्टॉल भी किया जा सकता है, तो ये npm इंस्टॉल एक्सियस, बावर इंस्टॉल एक्सियस, यान ऐड एक्सियोस, तो इस तरीके से कई सारे डिफरेंट इंस्टॉल करने के लिंक हैं, बट हम इसको इंस्टॉल नहीं करने वाले अभी। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका जो सीडीएन लिंक है इसे कर लेंगे कॉपी, तो ये हमारा जो सीडीएन लिंक है इसे अपने एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड करके हम अपने एक्सियोस को यूज करेंगे। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर जाएंगे और app.js से पहले हम अपने स्क्रिप्ट टैग को कर लेंगे ऐड, इसे हमने कर लिया सेव। अब app.js के अंदर जाकर हम एक्सियोस को यूज कर सकते हैं। तो ये जो सेम कोड हमने लिखा था इसको अब हम एक्सियोस से लिखेंगे। इसको पहले तो कर लेते हैं कमेंट आउट, एंड एक्सियोस से कोड लिखने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अपना असिंक अवेट कॉम्बिनेशन तो हम सेम रखेंगे, यानी इस तरीके से असिंक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक्स को यूज करेंगे और अवेट भी करेंगे, बट इस बार फेच की जगह हम करेंगे एक्सियोस.गेट। तो एक्सियोस से डेटा फेच करने के लिए हमारे पास कई सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अगर हम एक्सियोस से एक गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो हम लिखते हैं एक्सियोस.गेट। अगर हम चाहें तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं एक्सियोस.पोस्ट, बट अभी हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम लिखते हैं एक्सियोस.गेट और फिर अपना यूआरएल। तो इससे क्या होगा, ये जो .गेट मेथड है एक्सियोस का, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और फिर उस प्रॉमिस के ऊपर हम डिफरेंट अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कुछ इस तरीके से अपने असिंक एंड अवेट के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। अब एक्सियोस को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हमारे पास ऑलरेडी फेच मेथड था। तो एक्चुअली फेच के अंदर जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा था तो वो एक रीडेबल स्ट्रीम में था, पर वो एक्जैक्ट जेसन डेटा नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, उस डेटा को पास करना पड़ रहा था। पर एक्सियोस के अंदर डायरेक्टली हमारे पास एक्जैक्ट रिस्पॉन्स आता है जो हमें चाहिए, उसके अंदर हमें डेटा को उस तरीके से पास नहीं करना पड़ता जैसे हम फेच के अंदर करते हैं, तो हमें एक बेटर मेथड मिल जाता है अपने डेटा को, रिस्पॉन्स को डायरेक्टली एक्सेस करने का। तो लिखने के लिए हम दोबारा से वही असिंक फंक्शन बनाएंगे, गेट फैक्ट्स। इनफैक्ट वी कैन लिटरली कॉपी द सेम कोड, इस सेम कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे अनकॉमेंट कर देते हैं, तो ये हमारा गेट फैक्ट्स का कोड हो गया। और अभी के लिए सिर्फ एक सिंगल रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, ये console.log by हम हटा लेते हैं, सेव। एंड इस बार ये वाला जो मिडिल वाला स्टेप था इसको हम हटा सकते हैं और डायरेक्टली हम अपने रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ फेच यूआरएल की जगह हम लिखने वाले हैं एक्सियोस.गेट और गेट के अंदर पास कर देंगे अपना यूआरएल। तो इतने पार्ट को कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर आकर रिफ्रेश, तो गेट फैक्ट्स को हम कॉल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्टली हमारा ये रिस्पॉन्स आ गया। और इस रिस्पॉन्स के अंदर अब रीडेबल फॉर्मेट नहीं, डेटा के अंदर हमारा प्रॉपर डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं रिस्पॉन्स.डेटा, सेव रिफ्रेश, गेट फैक्ट्स, तो हमारा पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा और डेटा के अंदर हम चाहें तो .फैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा फैक्ट ही आ जाएगा प्रॉपर प्रिंट होकर। तो इस तरीके से डेटा को जो दोबारा पास करने वाला स्टेप था उसको हमने रिमूव कर दिया एक्सियोस से और हम डायरेक्टली अपने जेसन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जेएस के साथ एचटीएमएल को भी कनेक्ट करेंगे। इस नीचे वाले कोड को हम हटा सकते हैं क्योंकि ये बस रिडंडेंट है। हमने अभी जो कोड लिखा है, हम अपने बॉडी के अंदर एक h1 बना लेते हैं हेडिंग, और इसके अंदर हम लिखेंगे गेट रैंडम कैट फैक्ट्स, और फिर हम एक बटन बना लेते हैं शो न्यू फैक्ट, और इसके नीचे हम बना सकते हैं अपना कोई पैराग्राफ, और पैराग्राफ को हम एक आईडी दे सकते हैं रिजल्ट, या इसे हम एक आईडी दे सकते हैं फैक्ट,
इसे कर लेंगे रिफ्रेश। तो बेसिकली हमारे पास आ गया गेट रैंडम कैट फैक्ट्स और हमने एक बटन बना लिया शो न्यू फैक्ट। हम चाहते हैं जैसे ही इस बटन को क्लिक किया जाए हमारे पास नीचे जो पैराग्राफ है, मतलब एलिमेंट्स में बॉडी के अंदर ये जो हमारा पैराग्राफ है अभी जो खाली है इसके अंदर हमारा नया फैक्ट आ जाए। तो अभी तक तो हमने कंसोल के अंदर फैक्ट को प्रिंट करवाया, हम चाहते हैं वो HTML के अंदर भी प्रिंट होकर आ जाए। तो वो चीज़ हम एक बार करने वाले हैं। तो app.js के अंदर जाकर हमारा फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो हमारी URL को कॉल करेगा और उससे हमारे पास एक रैंडम फैक्ट आ जाएगा। पर उससे पहले क्योंकि हम चाहते हैं बटन के क्लिक होने पर कुछ होना चाहिए, तो इस बटन के लिए हम एक इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हमारे पास क्योंकि सिंगल बटन है तो हम बटन को एक्सेस कर लेंगे और बटन के ऊपर हम ऐड कर देंगे एक इवेंट लिसनर जो क्लिक इवेंट को यूज़ करेगा। उसके बाद हम एक कॉल बैक ऐड कर देंगे और ये इस कॉल बैक से अभी हम बस प्रिंट करवाने वाले हैं बटन वॉज क्लिक्ड। से कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे हमारे पास प्रिंट होकर आता रहेगा बटन वॉज क्लिक्ड। अब जैसे ही बटन को हम क्लिक करवा रहे हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि बटन को क्लिक करवाने से हमारे गेट फैक्ट्स वाले फंक्शन के पास एक कॉल चली जाए और हमारे पास एक रैंडम फैक्ट आ जाए। तो हम चाहते हैं जैसे ही बटन क्लिक हो वैसे ही एक कॉल चली गई गेट फैक्ट्स को और गेट फैक्ट से हमारे पास कोई रैंडम फैक्ट आ जाए। लेट फैक्ट इज इक्वल टू गेट फैक्ट्स। यहाँ से इसका नाम फैक्ट की जगह हम कर लेते हैं आउटपुट या रिजल्ट इसे कर लेते हैं आईडी को रिजल्ट, ताकि बहुत सारे फैक्ट हो तो हम कंफ्यूज ना हो जाए। और ये गेट फैक्ट्स वाला फंक्शन क्या करेगा, ये एपीआई को कॉल करेगा और जो भी हमारे पास रिजल्ट के अंदर डेटा के अंदर फैक्ट होगा उसे ये रिटर्न करवा देगा। तो इस फंक्शन का काम है टू रिटर्न रिजल्ट डॉट डेटा डॉट फैक्ट। लेकिन अगर कोई भी एरर आ जाती है तो उस केस में क्या रिटर्न कराएगा, उस केस में रिटर्न कराएगा नो फैक्ट फाउंड। तो अगर हमारे पास कुछ भी गलत हो जाता है, लेट्स सपोज कल को ये एपीआई एंड पॉइंट काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे नो फैक्ट फाउंड। नहीं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अंदर जो भी डेटा होगा, डेटा के अंदर जो भी कैट वाला रैंडम फैक्ट होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। और जैसे ही वो फैक्ट यहाँ पर आएगा अभी के लिए उसे कंसोल डॉट लॉग करके हम करवा लेते हैं प्रिंट। इसको कर लिया हमने सेव रिफ्रेश। जैसे ही बटन को क्लिक किया हमारे पास एक प्रॉमिस आया है, प्रॉमिस के अंदर एक रिजल्ट है अ कैट हैज एबिलिटी टू रोटेट देयर ईयर्स। तो इस तरीके से एक रिजल्ट आ गया। ये प्रॉमिस क्यों आ रहा है, प्रॉमिस इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली हम एसिक फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं। तो ये जो कॉल है इसके लिए भी हमें अवेट करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि एक असिंक फंक्शन है तो ये हमें हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फैक्ट है ये हमारा एक प्रॉमिस आ गया, इस प्रॉमिस के अंदर हमारा कुछ रिजल्ट होगा। तो हम इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने के लिए हमारा ये जो कॉल बैक है इसे एक असिंक टाइप का कॉल बैक बना सकते हैं और अपने गेट फैक्ट्स को भी हम अवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली गेट फैक्ट्स एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो हमने क्या किया, अवेट को यूज करने के लिए इस वाले कॉल बैक को भी एसिंक्रोनस बना दिया। एंड जब गेट फैक्ट से फैक्ट आएगा तो ये जो प्रॉमिस होगा ये ऑलरेडी रिजॉल्व होगी वैल्यू। सेव रिफ्रेश। इस बार हम गेट न्यू फैक्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना एक फैक्ट आ जाएगा। तो कैसे चला ये काम, प्रोसेस कैसे हुआ, प्रोसेस में अभी हमने बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर किया। जैसे ही बटन पर क्लिक किया जाता है हमारा एक असिंक कॉल बैक रन करेगा। असिंक कॉल बैक गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएगा। गेट फैक्ट्स जब तक वैलिड डेटा रिटर्न नहीं करता हम वेट करेंगे। तो गेट फैक्ट्स के अंदर हमारी एपीआई कॉल जाएगी, एपीआई कॉल में हम फैक्ट रिटर्न करेंगे। जैसे ही फैक्ट रिटर्न हो जाएगा उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि जो ये रैंडम फैक्ट्स हैं जिनको हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये रैंडम फैक्ट्स वाला डेटा हम अपने इस रिजल्ट के अंदर डालें। तो रिजल्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेट रिजल्ट या पैराग्राफ ही बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हमारी रिजल्ट वाली आईडी से हम इसे एक्सेस कर लेते हैं एंड पैराग्राफ के इनर टेक्स्ट के अंदर हम असाइन कर सकते हैं अपना फैक्ट। सेव रिफ्रेश। तो शो न्यू फैक्ट, सेम फैक्ट आ गया। शो न्यू फैक्ट, तो अब दूसरा फैक्ट आ गया। शो न्यू फैक्ट, तीसरा फैक्ट आ गया। इस तरीके से हम डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं कमेंट आउट। तो हमारा एक नया पेज बन गया जिसमें एक बटन के क्लिक करने पर हमारे पास रैंडम कैट फैक्ट्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं फॉर एनी कैट लवर्स। इस तरीके से कई सारी डिफरेंट और एपीआईज भी एग्जिस्ट करती होंगी। हम चाहें तो सेम काम अपनी डॉग एपीआई के लिए भी कर सकते हैं। डॉग एपीआई के लिए कैसे कर सकते हैं, हम अपनी डॉग्स वाली एपीआई पर जा सकते हैं। दिस वाज आवर एपीआई, ये हमारा एपीआई एंड पॉइंट था। एक और वेरिएबल बना लेते हैं कुछ यहाँ पर, लेट url2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। और ये डॉग एपीआई क्या करेगी, हम एक रैंडम इमेज ला कर देगी। तो सेम चीज़ कर लेते हैं। इस बार गेट रैंडम कैट फैक्ट्स की जगह गेट रैंडम इमेज को हम कॉल लगाएंगे शो एंड ये हमारा रिजल्ट। तो ये हमने चेंज कर दिया अपने नाम। और अब app.js के अंदर ऊपर वाला ये जितना भी कोड है हमारा गेट फैक्ट्स का, इसका सिर्फ इतना पार्ट हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं और इस कोड को कॉपी करके कर देते हैं कमेंट आउट। अब हम इमेजेस को शो कराने के लिए कोड लिखेंगे। तो इस इमेजेस वाले कोड में सबसे पहले तो URL हमने ऑलरेडी लिख लिया है ऊपर, दिस इज माय URL2। तो हम किसे कॉल लगाएंगे, हम URL2 को कॉल लगाएंगे। जैसे ही बटन पर क्लिक किया जाए वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारी इमेज आ जाए। तो अभी के लिए इमेज आ रही है नहीं आ रही है उस पर ध्यान नहीं देते। गेट इमेज का हम एक फंक्शन बनाएंगे। गेट इमेज में हम कॉल लगा रहे हैं अपने URL2 पर और हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही रिजल्ट आ रहा है सबसे पहले तो हम कंसोल डॉट लॉग करके उस रिजल्ट को करवा लेंगे प्रिंट। तो अभी के लिए इवेंट लिसनर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी के लिए गेट इमेज पर ध्यान देना है। और यहाँ लिख लेते हैं नो इमेज फाउंड। सेव रिफ्रेश। जैसे ही हम अपने गेट इमेज पर कॉल लगाएंगे, गेट इमेज फंक्शन पर कॉल लगाई, हमारे पास ये डेटा आया। डेटा के अंदर रिजल्ट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास मैसेज है, मैसेज के अंदर URL है हमारी इमेज का। तो क्या है, रिजल्ट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास मैसेज है। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, इस बार एग्जीक्यूट करेंगे गेट इमेज को तो हमारे पास डायरेक्टली URL आएगा। URL को खोलेंगे तो URL के अंदर क्या है, URL के अंदर हमारे पास एक डॉग की इमेज है। तो हमें इसी डॉग की इमेज को प्रिंट करवाना है यानी शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए ये जो हमारा रिजल्ट है इसकी आईडी को यानी इसे हम बना सकते हैं अपना एक इमेज टैग, और इमेज टैग की हम एक आईडी रख सकते हैं। और इसको ध्यान देना है हमने अभी कोई सोर्स एट्रीब्यूट नहीं दिया। तो रिफ्रेश करेंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो सोर्स एट्रीब्यूट अभी नहीं दिया है। तो यहाँ से रिजल्ट डॉट मैसेज
डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये जो वैल्यू है रिटर्न हो जाएगी। मैसेज के अंदर क्या है, बेसिकली हमारी इमेज का यूआरएल है, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे नो इमेज फाउंड, या फिर हम सिंपली एक स्लैश भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी खाली यूआरएल। और बटन के अंदर हम कॉल लगाएंगे अपने गेट इमेज को कॉल लगाएंगे तो ये हमें कोई यूआरएल रिटर्न करेगा या कोई लिंक रिटर्न करेगा इमेज का, और उसके लिए हम अवेट कर सकते हैं। जैसे ही लिंक आ जाएगा हम कंसोल डॉट लॉग करके अपने लिंक को करवा देंगे प्रिंट। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब शो बटन पर क्लिक करेंगे तो लिंक आ गया, दोबारा शो बटन पर क्लिक करेंगे सेकंड लिंक आ गया, तीसरी बार क्लिक करेंगे थर्ड लिंक आ गया। अब हम चाहते हैं इन लिंक्स को प्रिंट करवाने की बजाय हम एक्चुअली इनकी वैल्यू को असाइन करें, तो हम एक्सेस कर सकते हैं लेट इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अपनी इमेज को एक्सेस कर लेते हैं इमेज टैग से या रिजल्ट टैग से भी, रिजल्ट आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं रिजल्ट। और हम इमेज का जो सोर्स एट्रीब्यूट है इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, अपने सोर्स की वैल्यू को, सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर देंगे टू द लिंक। तो इमेज के अंदर सोर्स की वैल्यू जैसी इस लिंक के बराबर हो जाएगी वैसे हमारी इमेज में दिखने लग जाएगी। रिफ्रेश करेंगे, शो करने से क्या हुआ, सोर्स इज नॉट डिफाइंड, तो इस तरीके से रिफ्रेश कर लेते हैं शो, एंड इस बार क्या हुआ, हमारी जो इमेज है वो प्रिंट होकर आ गई है इस तरीके से। साथ के साथ हम चाहें तो लिंक को भी प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिंक, सेव, रिफ्रेश। अगर हम करेंगे शो करने से ये हमारी इमेज का लिंक था और वो इमेज प्रिंट हो गई। दोबारा शो करेंगे तो इमेज चेंज हो गई, दोबारा शो करेंगे दोबारा इमेज चेंज हो गई, दोबारा शो करेंगे दोबारा इमेज चेंज हो गई। तो इस तरीके से रैंडम डॉग्स की इमेज को हम अपने पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी हम एपीआई कॉल्स कर रहे हैं, जनरली हमारी जो एपीआईज होती हैं हम जिन्हें यूज करें ये फ्री एपीआईज हैं, पर इनके ऊपर भी कुछ लिमिट होती है। इस तरीके की कुछ लिमिट्स होती हैं कि 1 मिनट में हम सिर्फ 15 कॉल्स कर सकते हैं या 20 कॉल्स कर सकते हैं, तो हर एपीआई की अपनी एक लिमिट होती है। तो जब भी हम फ्री एपीआईज को यूज करें कोशिश करनी है उन्हें ज्यादा यूज नहीं करनी, और एपीआई को कॉल करने के लिए लूप तो बिल्कुल भी नहीं लगाने, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, अगर हम फ्री एपीआईज या इस तरीके की रेट लिमिट वाली एपीआईज को यूज करें तो एक पॉइंट के बाद हो सकता है अगर हमने कोई लूप लगा लिया, बार बार हम उस एपीआई को बहुत सारी कॉल्स भेज रहे हैं तो वो हमारे अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकती है, या फिर हो सकता है कि हमारे पास कुछ एरर आ जाए, वो एपीआई काम ही करना बंद कर जाए। तो इस तरीके से एपीआईज को मिसयूज नहीं करना, थोड़े से कम ही कॉल्स करके देखने हैं। तो वैसे जनरली हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या जितना भी हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है उसके लिए एपीआई की जो लिमिट होती है वो मोर देन एनफ होती है, तो उसी लिमिट में रहकर हमें अपनी एपीआई कॉल्स को करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक्सीओस के साथ अपनी रिक्वेस्ट के अंदर हम हेडर्स को भी पास कर सकते हैं। तो बेसिकली हेडर्स को पास करने के लिए हम अपनी हेडर्स की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसमें हम अपनी की रखते हैं हेडर्स, और वैल्यू में हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम अपने सारे की वैल्यू पेयर्स को पास कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने जो ऑलरेडी एक एपीआई थी जिसे टेस्ट किया था, जिसके अंदर हमारे पास रैंडम जोक्स आ रहे थे, इस तरीके से इस एपीआई के अंदर हमने एक्सेप्ट वाला हेडर भेजा था और इसके अंदर हमने टेक्स्ट प्लेन या फिर एक हमने एप्लीकेशन जेसन नाम का अगर हम हेडर भेजते हैं तो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है। तो हम सेम एपीआई को कॉल लगाने वाले हैं विद एडिशनल हेडर्स। तो अगर हमें हेडर्स भेजने होते हैं सबसे पहले तो एक नॉर्मल कॉल लगाकर देखते हैं। एसिंक फंक्शन बनाएंगे गेट जोक्स के अंदर हम ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस के अंदर पास एक्सियोस डॉट गेट के अंदर पास कर देंगे अपना यूआरएल एंड कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा देंगे अपने रिजल्ट को, और कैच कर लेंगे अगर कोई एरर आता है तो, और फिर हम कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा देंगे अपना एरर। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो गेट जोक्स को हम कॉल लगाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉमिस आया और प्रॉमिस के बाद हमारा ये डेटा आया। अब इस डेटा के अंदर हमारे रिजल्ट के अंदर अगर हम डॉट डेटा करें तो हमें पता चलेगा अभी हमारा जो डेटा आ रहा है, रिफ्रेश करेंगे गेट जोक्स, अभी हमारा जो डेटा आ रहा है ये एक HTML फॉर्मेट में आ रहा है। ये सब क्या है, हमारे सारे HTML टैग्स हैं, तो डॉक टाइप HTML एंड इस तरीके से HTML फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। बट हमें डेटा कौन से फॉर्मेट में चाहिए, हमें चाहिए एप्लीकेशन जेसन के फॉर्मेट में। उस इन्फॉर्मेशन को हमें एक हेडर के अंदर पास करना पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट बना लेते हैं कॉन्फिग यानी कॉन्फिगरेशन इन्फॉर्मेशन। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम इसे हेडर्स नाम दे सकते हैं, हम इसे कुछ और नाम दे सकते हैं, और ये बेसिकली हमारी एक ऑब्जेक्ट होगी। इस ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट की होगी उसके अंदर हमारे हेडर्स होंगे और वैल्यू के अंदर सारे के सारे हेडर के पेयर्स होंगे। जैसे एक पेयर हो सकता है कि हमारी जो एक्सेप्ट की है उसके अंदर हम वैल्यू पास करना चाहते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन, इसे कर लेते हैं सेव। तो ये हमारे हेडर्स हो गए एंड इन्हें हम पास करेंगे एज अ सेकंड आर्गुमेंट टू आर डॉट गेट फंक्शन। तो यूआरएल के बाद हम पास कर देंगे अपने कॉन्फ़िगरेशंस, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार गेट जोक्स को कॉल लगाएंगे तो हमारा जो डेटा आया ये डेटा हमारे जेसन फॉर्मेट में आया, ना कि हमारे HTML फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हम अपने हेडर्स को पास कर सकते हैं विद इन आर एक्सियोस रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले कि अगर किसी यूआरएल के अंदर अगर हमें क्वेरी स्ट्रिंग्स को अपडेट करना होता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे अपने यूनिवर्सिटी वाले डेटा के लिए। जैसे हमने ऑलरेडी अपने गिटहब पर जाकर अपने यूनिवर्सिटी डेटा के बारे में पढ़ा था जहां पर हमने क्वेरी स्ट्रिंग्स की बात की थी। तो हमारा जो लिंक है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा लिंक हो जाएगा। बेसिकली इस सेकंड लिंक को जाकर भी हम चाहें तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हॉपस्कॉच के अंदर अगर जाएंगे गेट के अंदर हम इस लिंक को जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इसे सेंड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हमारा जेसन डेटा आ जाएगा। बेसिकली डिफरेंट जहां पर भी कंट्री का नेम जो है मिडिल के साथ मैच कर रहा है। अब मिडिल की जगह लेट्स सपोज अगर हम इंडिया या लेट्स सपोज अगर हम नेपाल एंटर करते हैं, सेंड की रिक्वेस्ट, तो हमारे पास कुछ डेटा आ गया, हमारे पास नेपाल की यूनिवर्सिटी आ गई, नेपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी, एंड यही डेटा चाहिए। तो यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग है हमारा नेम इज इक्वल टू। तो ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर वैल्यूज हमारी, ये जो कंट्री का नाम है वेरिएबल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, यानी कंट्री के नाम को भी एज अ वेरिएबल रखते हैं और बाकी पार्ट को कॉपी कर लेते हैं और अपने app.js के अंदर एक यूआरएल क्रिएट करते हैं। लेट यूआरएल इज इक्वल टू दिस यूआरएल। इतने पार्ट को हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास एक कंट्री की वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स सपोज हमारी जो कंट्री की वैल्यू है अभी के लिए ये है हमारे पास नेपाल के इक्वल। तो हम नॉर्मली अपना एसिंक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एसिंक फंक्शन गेट कॉलेजेस इसे कह सकते हैं। गेट कॉलेजेस के अंदर
ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अवेट करेंगे अपनी एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट फॉर व्हाट, फॉर आर यूआरएल प्लस कंट्री। तो यूआरएल और कंट्री को दोनों को हम कॉन्कैटिनेट करके सिंगल स्ट्रिंग बनाएंगे और सिंगल स्ट्रिंग को पास कर देंगे। जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम सेव करवा लेंगे और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे अपना रिजल्ट। एंड साथ के साथ एरर्स को हम कैच कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर ई, इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब हम कॉल लगाएंगे अगर गेट कॉलेजेस को, तो गेट कॉलेजेस से हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया है। डेटा के अंदर काफ़ी ये हमारे पास एक एरे आ गया, एरे के अंदर हमारे ये कॉलेज आ गया और कॉलेज की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम चाहें तो एक कंट्री का नाम है, इसे एज एन एडिशनल आर्गुमेंट ले सकते हैं। जैसे हम अपने index.html के अंदर एक इनपुट बना सकते हैं और इसे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर कंट्री, एंड फिर हम एक बटन बना देते हैं जो उस कंट्री के बेसिस पर उसकी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करेगा। इसे कह देते हैं सर्च। एंड नीचे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह सिंपली अभी सिर्फ एक पैराग्राफ बना देते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको आईडी दे देते हैं रिजल्ट, इसे कर लेते हैं सेव। तो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्लेस होल्डर होगा जिसमें हम अपनी कंट्री का नाम एंटर कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम सर्च करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस उस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा जो बटन है, सबसे पहले तो उस बटन के ऊपर हम अपना इवेंट लिस्नर ऐड कर देते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सिलेक्टर बटन, सेव बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। क्लिक इवेंट को हमें टारगेट करना है और उसके बेसिस पर हम एक एसिंक कॉलबैक क्रिएट करेंगे। एसिंक कॉलबैक के अंदर सबसे पहले तो हम कंसोल डॉट लॉग करवाने वाले हैं बटन वाज क्लिक्ड। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे बटन वाज क्लिक्ड, तो हमारा इवेंट लिस्नर काम कर रहा है। जैसे ही बटन को हमने क्लिक किया वैसे हम क्या करेंगे, गेट कॉलेजेस को कॉल लगाएंगे और हम चाहते हैं गेट कॉलेजेस हमें सारे के सारे कॉलेजेस का डेटा रिटर्न कर दे। तो गेट कॉलेजेस के अंदर ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अभी के लिए प्रिंट करवाएंगे और अगर कोई एरर आ जाता है तो उस केस में तो क्या रिटर्न होगा, उस केस में तो कुछ नहीं रिटर्न होगा, हम एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर सकते हैं। पर अभी के लिए रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। जैसे बटन को क्लिक करेंगे गेट कॉलेजेस को कॉल जाएगी और हमारे पास हमारा डेटा आएगा। हमें इस रिजल्ट के अंदर क्या चाहिए, इस डेटा एरे को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। पर डेटा एरे को एक्सेस करने से पहले हमारी जो कंट्री है अभी उसको देख लेते हैं। अभी कंट्री कौन सी है, अभी कंट्री है नेपाल। तो हमारी फिक्स्ड एक कंट्री वेरिएबल है जिसके अंदर नेपाल स्टोर्ड है। पर हम चाहते हैं कि यूजर जो यहाँ पर वैल्यू एंटर करे, इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू एंटर करे उसके बेसिस पर सर्च हो। तो हम यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है या अपनी जो कंट्री का नाम है उसे स्टोर करा सकते हैं। लेट कंट्री इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अपने इनपुट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम अपनी कंट्री का नाम फिर प्रिंट भी करवा पाएंगे। सेव। तो क्वेरी सिलेक्टर से इनपुट को एक्सेस कर लिया, डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू एक्सेस कर दी और उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, अगर अभी यहाँ पर सर्च करेंगे तो एम्प्टी आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD सर्च, तो ABCD आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नेपाल सर्च, तो नेपाल आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिया, तो हमारे पास इंडिया आ जाएगा। एंड इस तरीके से तो हम चाहते हैं इसी कंट्री के हम कॉलेजेस लेकर आए। तो इस कंट्री को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एज एन आर्गुमेंट और यहाँ से इस वेरिएबल को अब हम हटा सकते हैं। अब हमारी जो कंट्री का नाम होगा ये एक वेरिएबल नाम होगा। अब कंट्री के बेसिस पर हमारा डेटा रिटर्न होकर आएगा, यानी हमारा रिजल्ट आएगा। रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम कंट्री का नाम अगर रखेंगे नेपाल, सर्च करेंगे तो हमारे पास नेपाल का डेटा आएगा। डेटा के अंदर ये कॉलेजेस हैं। अगर हम सर्च करेंगे इंडिया, सर्च करेंगे तो इस बार डेटा के अंदर क्या है, 52 साइज का एरे हमारे पास रिटर्न होकर आया। तो 52 कॉलेजेस का डेटा इस तरीके से रिटर्न होकर आया। अब रिजल्ट के अंदर हमें स्पेसिफिकली डेटा चाहिए, तो एक बार रिजल्ट डॉट डेटा को प्रिंट करवाते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया। लेट्स सपोज वी वांट कि हमें कनाडा का डेटा चाहिए। सर्च किया तो हमारे पास 4 साइज का अपना एरिया आ गया। डेटा के अंदर हर एक इंडेक्स पर पूरी की पूरी हमारी एक ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है जिसके अंदर कॉलेजेस के नाम है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस रिजल्ट डॉट डेटा को हम कर सकते हैं रिटर्न। तो हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से रिजल्ट डॉट डेटा को। तो जैसे ही गेट कॉलेजेस हमें डेटा रिटर्न कर देगा तो हम उसे कहीं पर स्टोर करवा लेंगे। लेट कॉलेजेस इज इक्वल टू गेट कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री एंड इसे हम कर देंगे अवेट, क्योंकि ये क्या है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है तो इसके लिए हमें अवेट करना पड़ेगा और जैसे ही आ जाता है वैसे ही हम कॉलेजेस को प्रिंट करवा देंगे। तो क्या हो रहा है, बटन के ऊपर जैसे क्लिक किया बटन क्या करेगा, कंट्री निकाल लेगा इनपुट से। जैसे ही बटन ने कंट्री निकाल ली वैसे ही वो कॉलेजेस को गेट कॉलेजेस को कॉल लगा देगा। गेट कॉलेजेस क्या करेगा, हमारी एपीआई को कॉल लगाएगा। उसके ऊपर एपीआई के अंदर कैसे हमें क्वेरी स्ट्रिंग को ऐड करना है वो तो हमें पता ही चल गया। इतना पार्ट नॉर्मल रखना है और वैल्यू अपने आप कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डॉट डेटा, उसे हम रिटर्न कर देंगे। यानी हमारा जो एरे आएगा सारे के सारे डेटा को वो रिटर्न हो जाएगा और एरर आ गया तो एम्प्टी एरे रिटर्न हो जाएगा। और फिर जो भी हमारे पास कॉलेजेस का एरे आएगा ये हमारा कॉलेजेस का एरे है। इसे हम चाहें तो COLARR भी कह सकते हैं, कॉलेज एरे। तो जो कॉलेज एरे की वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे, कनाडा के लिए सर्च किया तो उसके कॉलेज एरे की वैल्यू आ गई। इंडिया के लिए सर्च किया तो इंडिया के जो कॉलेजेस का एरे है वो हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं कॉलेजेस के एरे से एक एक जो कॉलेज का नाम है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए। तो उसके लिए ये जो हमारा रिजल्ट था इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू एन अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसे अब हम आईडी दे सकते हैं एक लिस्ट की। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई हमारे पास और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट बनाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव। तो एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं अपने कॉलेजेस एरे के लिए, इसको कह सकते हैं शो। एक नया फंक्शन बनाएंगे शो नाम से जिसके अंदर अपने कॉलेजेस का एरे हम पास कर देंगे। यहाँ से इसे हटा लेते हैं और शो फंक्शन को लिखते हैं फंक्शन शो। फंक्शन शो के अंदर हमारे पास हमारे कॉलेजेस का एरिया आया है तो इसके अंदर एक फॉर ऑफ लूप लगा लेते हैं। कॉलेज ऑफ कॉलेज एरे के लिए हम कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करके इंडिविजुअली हर एक कॉलेज को प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, लेट्स सपोज हम कनाडा के कॉलेजेस के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये सारे कॉलेजेस आ गए। 3 कॉलेजेस कनाडा के, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 3 नहीं 4 हैं कॉलेजेस। एंड कॉलेजेस के इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें लेट्स सपोज सिर्फ नेम प्रिंट करवाना है तो हम डॉट नेम कर सकते हैं, कॉलेज डॉट नेम। सेव, रिफ्रेश।
हमें कनाडा के कॉलेजेस चाहिए सर्च, तो ये हमारी 4 कॉलेजेस रिटर्न होकर आ गए हमारे पास। अब हम चाहते हैं इन्हें लिस्ट के अंदर ऐड करें। ये तो 4 कनाडा के आगे, हम चाहे तो लेट्स सपोज इफ वी वांट नेपाल के कॉलेजेस, तो ये हमारे पास प्रिंट होकर आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चाहिए, तो ये हमारे पास आ गए। इस तरीके से किसी भी कंट्री के आ सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी लिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं। लेट लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमारी लिस्ट, एंड अब लिस्ट के अंदर हम कॉलेजेस को ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक LI यानी लिस्ट आइटम भी बनाना पड़ेगा। तो एक नया आइटम क्रिएट करेंगे हर एक कॉलेज के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, या लेट LI इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट के अंदर मुझे लिस्ट आइटम चाहिए। लिस्ट आइटम के इनर टेक्स्ट में हम ऐड कर देंगे अपना कॉलेज का नेम, एंड फिर लिस्ट के अंदर अपेंड चाइल्ड कर देंगे, डॉट अपेंड चाइल्ड हमारा लिस्ट आइटम। इसे कर लेते हैं सेव। मतलब इतना जो पार्ट होगा, इतने पार्ट से हम अपना लिस्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं, उसके टेक्स्ट के अंदर अपने कॉलेज का नाम लिख रहे हैं और फिर उसे लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं। सेव एंड रिफ्रेश। अब लेट्स सपोज हमें कनाडा का डेटा चाहिए, सर्च किया तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल इन अपेंड चाइल्ड। ये एरर आया हमारा लाइन नंबर 19 पर। 19 पर हमने लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये हमारी ID है, तो क्वेरी सिलेक्टर में हमने लिस्ट लिख दिया, ID कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, दोबारा कनाडा के लिए सर्च किया तो 4 कॉलेजेस आ गए और इनकी लिस्ट भी आ गई। अब अगर हम सर्च करते हैं लेट्स सपोज नेपाल के लिए, तो सर्च किया तो लिस्ट आ गई और वो यहाँ पर अपेंड हो गया। हम चाहते हैं सिर्फ जो करंट कंट्री है उसका आए, तो उसके लिए ये भी कर सकते हैं, लिस्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। शुरुआत में अपनी जो पूरी लिस्ट है उसको खाली कर लेंगे जैसे ही सर्च किया। रिफ्रेश करेंगे। इस बार अगर कनाडा के लिए सर्च किया तो कनाडा के कॉलेजेस आ गए। इस बार अगर नेपाल के लिए सर्च किया तो नेपाल के कॉलेजेस आ गए। इस बार अगर हम इंडिया के लिए सर्च करते हैं तो इंडिया के काफ़ी सारे कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। लेट्स सपोज वी सर्च फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, सर्च किया, यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी सारे कॉलेजेस के नाम आ गए। तो इस तरीके से